एपिसोड 236 एंगेजमेंट सेरेमनी में तमाशा। ईशानी अभी भी अंश को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। अंश ने ईशानी का हाथ पकड़ते हुए कहा, ईशानी स्टॉप इट। अंश की बात है सुनकर ईशानी ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, क्या हुआ पतिदेव, क्या आप मुझसे गुस्सा हो गए? कहते हुए ईशानी अपने नकली आंसू बहने लगी। ईशानी की नौटंकी देखकर अंश ने खुद से कहा, यहाँ पर मैं नाराज होकर बैठा था, मुझे मनाने की जगह पर ही खुद मुझे परेशान कर रही है। अंश ने कहा, ठीक है मैं नाराज नहीं हूँ, अब ये नौटंकी करना बंद करो और मुझे सोने दो, क्योंकि कल सच में मुझे ऑफिस जाकर जितनी जल्दी हो सके अपना काम कंप्लीट करना है ताकि शाम को एंगेजमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए। अंश की बात सुनकर ईशानी ने जल्दी से बेड पर लेटते हुए कहा, अरे तो पहले ही कहना था ना कि तुम गुस्सा नहीं हो, मैं क्यों बेफिजूल में यह मेहनत करती, मुझे भी नींद आ रही है, गुड नाइट पतिदेव। कहकर ईशानी ने जल्दी से अंश के गाल पर किस की और अपनी आंखें बंद करके लेट गई। ईशानी की हरकत देखकर अंश ने खुद से कहा, चालाक लोमड़ी। इतना कहकर वह भी ईशानी के बगल में आकर लेट गया। कुछ ही देर में दोनों नींद की आगोश में चले गए। दूसरी तरफ सिंघनिया मेंशन में ईशान इस वक्त बालकनी में खड़ा होकर मुस्कुराते हुए वैदेही से बात कर रहा था। उसने चांद की तरफ देखते हुए कहा, जान कल हम दोनों ऑफिशियल दुनिया के सामने एंगेज हो जाएंगे। ईशान की बात सुनकर वैदेही, जो कि इस वक्त अपने रूम में बेड पर पेट के बल लेटी हुई थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि कल हम दोनों सच में सगाई कर रहे हैं। वैदेही की बात सुनकर ईशान ने चांद की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जान मैं तो सोचा था कि मैं सीधा शादी की बात करने के लिए कहूंगा, पर मुझे लगा कि कहीं दादी मुझे डंडे से मारने ना लगे, इसलिए मैंने खुद को कंट्रोल करके उन्हें पहले सगाई की बात करने के लिए कहा। ईशान की बात सुनकर वैदेही ने हंसते हुए कहा, अच्छा किया, वरना सच में मेरी मॉम बेचारी घबरा कर बेहोश ही हो जाती। आप नहीं जानते कि हमारे घर में इस वक्त क्या माहौल है। मेरी दूर की चाची, दूर की मौसी, सब लोग ये सुनकर कि मेरी शादी सिंघानिया कॉर्पोरेशन के इकलौते बारिश के साथ तय हुई है, हमारे घर में आकर बैठ गई है, जो हमारे साथ सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। मेरी माँ को मक्खन लगा रही है, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैदेही की बात सुनकर ईशान ने हंसते हुए कहा, छोड़ो उन लोगों को, ऐसे लोगों की वजह से तुम्हें अपना मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारी जिंदगी में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि हमें सिर्फ परेशान करने के लिए होते हैं। वैसे ही मेरे घर में भी एक है, पर मैं हमेशा उन्हें इग्नोर करता हूँ, मुझे उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब इन फिजूल लोगों की बातें करना छोड़ो और हमारे बारे में कुछ बातें करो। ईशान की बात सुनकर वैदेही ने शर्माते हुए कहा, मैं आपके बारे में क्या बात करूं? वैदेही की बात सुनकर ईशान ने कहा, कुछ भी, प्यार से मेरे बारे में कुछ भी कह सकती हो तुम। ईशान की बात सुनकर वैदेही ने कहा, मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। इतना कहकर वैदेही कॉल कट करने ही वाली थी कि ईशान ने कहा, अरे जान रुक जाओ ना। ईशान ने इतने प्यार से कहा था कि वैदेही कॉल कट करने की जगह पर मुस्कुराने लगी। ईशान ने जब देखा कि वैदेही ने उसकी बात सुनकर कॉल कट नहीं किया है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, जान तुम मुस्कुरा रही हो? ईशान की बात सुनकर वैदेही ने यहाँ वहाँ देखकर घबराते हुए कहा, आपको कैसे पता, क्या आपने यहाँ पर कैमरे लगाए हुए हैं? कहते हुए वैदेही उठकर बैठ गई। वैदेही की बात सुनकर ईशान हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, अरे जान मैं कुछ नहीं किया है, इसलिए अपने रूम में कैमरे देखना बंद करो। मैंने तो इसलिए कहा क्योंकि तुम्हारी सांसों की आवाज से मैं पहचान जाता हूँ कि तुम क्या कर रही हो। अच्छा बहुत रात हो गई है, आप सच में सो जाओ, जान लव यू। ईशान की बात सुनकर वैदेही ने धीमी आवाज में कहा, लव यू टू। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया और अपना चेहरा पिलो में छुपाकर मुस्कुराने लगी। नेक्स्ट मॉर्निंग कपूर मेंशन। इस वक्त सभी लोग रेडी हो चुके थे और ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट होने के बाद सभी लोग सीधा सिंघानिया मेंशन के लिए निकलने वाले थे। उनके गिफ्ट्स ऑलरेडी उनकी गाड़ी में सभी सर्वेंट ने रख दिए थे। अंशी और तीनों बच्चे आज स्कूल नहीं जाने वाले थे। आखिर उनके खिलाने मामू की सगाई जो थी। ईशानी ने सब की तरफ देखा और कहा, चलिए जल्दी से ब्रेकफास्ट कीजिए, हमें जितनी जल्दी हो सके वहां पर जाना होगा, वरना माँ गुस्सा हो जाएगी। ईशानी की बात है सुनकर अंश ने कहा, अरे इतनी जल्दी तो खा रहे हैं, अब सीधा निकल तो नहीं सकते ना? अंश की बात सुनकर ईशानी ने उसे घूरते हुए कहा, बात करने की जगह पर अगर तुम जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट करोगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, इसलिए बकवास बंद करो और खाने पर फोकस करो। कहकर ईशानी खुद भी जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। कुछ ही देर में सभी लोग ब्रेकफास्ट करके 3 गाड़ियों में डिवाइड होकर सिंघानिया मेंशन के लिए निकल गए। सही सिंघानिया मेंशन में इस वक्त पूरे मेंशन में उनके रिश्तेदार मौजूद थे। दूर दूर से उनके सभी रिश्तेदार आए थे। ईशानी की शादी में सिंघानिया परिवार जिनका नहीं बुला पाया था, उन्होंने इस बार सभी को इनवाइट किया था क्योंकि यह उनके घर की आखिरी शादी थी। इस वक्त कौशल्या बुआ जी सबके साथ हंसकर बातें कर रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह इस शादी से हद से ज्यादा खुश हो। तभी उनका ध्यान दरवाजे से अंदर आ रही एक लड़की पर गया, जो कि इस वक्त घुटनों तक की शॉर्ट ड्रेस पहनकर दरवाजे पर खड़ी थी। उसके हाथ में 2 लगेज बैग थी। उसे देखकर कौशल्या जी ने खुद से कहा, ये कब सुधरेगी? फिर उन्होंने नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, संजना यहाँ आओ बेटा। दरवाजे पर कोई और नहीं, कौशल्या बुआ जी की बेटी संजना थी। संजना देखने में काफी खूबसूरत थी। उसने अंदर जाकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं आ गई मॉम। कहते हुए उसने कौशल्या जी को गले लगा लिया। कौशल्या जी ने उसके कान में धीमी आवाज में कहा, क्या तुम्हारे पास कपड़े नहीं थे जो यह फटे पुराने कपड़े पहन कर आई हो? मैं तुमसे पहले ही कहा था, अगर तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर शर्मिंदा होना पड़ा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चुपचाप अपने रूम में जाओ और अपने कपड़े चेंज करके आओ और कुछ इंडियन पहन के आना।
कौशल्या जी की बात सुनकर संजना का मुंह बन गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह चारों तरफ देखने लगी। वहां पर काफी अमीर परिवार से बिलोंग करने वाले लोग थे। संजना अपनी शैतानी नजरों से वहां पर मौजूद लड़कों को देख रही थी, जैसे सेलेक्ट कर रही हो कि उसे किस पर फोकस करना है। संजना को इस तरह से सबको देखते हुए देखकर कौशल्या जी ने कहा, मैंने कहा गेस्ट रूम में जाकर पहले कपड़े चेंज कर लो। सेकंड फ्लोर के कौन वाला रूम मेरा है, उसी रूम में जो तुम। कौशल्या जी की बात सुनकर संजना चुपचाप ऊपर गेस्ट रूम की तरफ चली गई। इस वक्त पर ईशानी और बाकी सब भी सिंघानिया मेंशन पहुंच गए। अंश और ईशानी एक दूसरे का हाथ पकड़कर लिविंग रूम में आ गए। संजना अब तक सीढ़ियों से ऊपर सेकंड फ्लोर पर आ गई थी। उसने वहां पर खड़े होकर कौशल्या जी से कुछ पूछना चाहा, तभी उसका ध्यान अंश पर गया, जो कि इस वक्त मुस्कुराते हुए ईशानी से कुछ कह रहा था और ईशानी हंस रही थी। अंश को देखते ही संजना की आंखें चमकने लगी, पर अगले ही पल जब उसने अंश के बगल में ईशानी को देखा, उसका मुंह बन गया। उसने खुद से कहा, सभी बेस्ट चीज इस ईशानी को क्यों मिलती है, पर कोई बात नहीं, अब मैं तो आजाद हूँ, अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सोचकर संजना ने एक नजर शैतानी तरीके से मुस्कुराकर अंश की तरफ देखा और गेस्ट रूम में चली गई। वही ईशानी ने अंश से कहा, तुम पापा और ईशान भाई के पास चले जाओ, मैं माँ के पास जा रही हूँ। इतना कहकर ईशानी वहां से सोनिया जी के पास चली गई। इसी तरह से दिन पूरा तैयारी में ही चला गया। सभी लोग अपने अपने रूप में तैयार होने के लिए चले गए। क्योंकि एंगेजमेंट सेरेमनी मौसम अच्छा होने की वजह से किसी होटल में ना रखकर सिंघानिया मेंशन के लॉन में रखी गई थी। लॉन काफी अच्छे से डेकोरेट किया गया था। ईशानी इस वक्त अपने पुराने वाले रूम में तैयार हो रही थी। उसने इस वक्त एक पर्पल कलर का ऑफ शोल्डर प्रिंसेस गाउन पहना हुआ था, जिसमें वह हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अंश ने उससे सही मैच होता हुआ पर्पल कलर का ब्लेजर पहने हुआ था, वह काफी डैशिंग लग रहा था। ईशानी ने खुद को एक नजर मिरर में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं कैसी लग रही हूँ। ईशानी का सवाल सुनकर अंश, जो कि ईशानी के पीछे खड़ा था, उसने मुंह बनाते हुए कहा, तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो। अंश का सवाल सुनकर ईशानी, जो कि उसके मुंह से खुद की तारीफ सुनने का इंतजार कर रही थी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से से कहा, अंश। इतना कहकर वह अंश को करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने ही वाली थी कि अंश ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, अरे मेरी जान, ये पूछने की बात है, तुम तो कयामत लग गई हो, कयामत। अंश की बात सुनकर ईशानी, जो कि अब तक गुस्से में थी, उसका चेहरा गुलाबी हो गया। उसने मुस्कुराते हो, थैंक यू। अंश ने कहा, वैसे तुमने यह नहीं बताया कि मैं कैसी लग रही हूँ। अंश का सवाल सुनकर ईशानी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हैं कहा, तुम ठीक ठाक लग रहे हो। ईशानी के मुझे ये सुनकर अंश ने कहा, और रियली मैं ठीक ठाक लग रहा हूँ, कोई बात नहीं, पार्टी में मुझे काफी सारी लड़कियां मिलेगी, मैं उनसे ही पूछ लूंगा कि मैं कैसा लग रहा हूँ। अंश ने इतना कहा ही था कि ईशानी ने गुस्से से कहा, सोचना भी मत, किसी के पास जाने की बात तो दूर है, किसी को अगर तुमने आंख उठाकर देखा भी तो तुम्हारी यह आंखें निकाल लूंगी, और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अब चलो, मुझे बच्चों को भी देखना है कि क्या वह रेडी हो गए या नहीं। ईशानी की धमकी सुनकर अंश मुस्कुराने लगा। उसने कहा, ठीक है चलो। उन्होंने इतना कहा ही था कि एक साथ जोर की आवाज के साथ उनका रूम का दरवाजा खुला और उनके तीनों शैतान अंदर आ गए। अंशी दौड़ते हुए ईशानी के पास आ गई। उसने भी इस वक्त एक पर्पल कलर का प्रिंसेस गाउन पहना हुआ था, जिसमें वह बेहद ब्यूटीफुल लग रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मोम में कैसी लग रही हूँ। अंशी का सवाल सुनकर ईशानी मुस्कुराने लगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप हमेशा की तरह सबसे प्रीति लग रही हो। ईशानी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर अंशी ने पलटकर अंश की तरफ देखा और कहा, डैड मैं कैसे लग रही हूँ। अंशी के सवाल पर अंश ने उसे अपनी गोद में उठाकर उसके दोनों गालों पर किस करते हुए कहा, आप हमेशा की तरह बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, अपनी मॉम से भी ज्यादा। अंश की बात सुनकर ईशानी ने कहा, अच्छा तो मैं ब्यूटीफुल नहीं लग रही हूँ। ईशानी ने इतना कहा ही था कि उसके दोनों बेटों ने एक साथ कहा, नहीं मॉम, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। अंश और ईशानी, जो कि अपनी छोटी सी राजकुमारी की तारीफ करने में बिजी थे, जैसे ही उन्होंने अपने बेटों की आवाज सुनी, दोनों ने पलटकर देखे। वांश और शिवांश भी इस वक्त बेहद हैंडसम लग रहे थे। दोनों ने ब्लेजर पहने हुआ था। अपने बेटों की बात सुनकर ईशानी मुस्कुराते हुए दोनों के सामने आकर घुटनों के बल बैठ गई। उसने एक साथ उन दोनों को अपने सीने से लगाते हुए कहा, मेरे छोटे से राजकुमार, मम्मा लव्स यू। ईशानी की बात सुनकर एवांश और शिवांश ने एक साथ कहा, बिल लव यू टू मॉम। उन तीनों को देखकर अंश ने अपनी गोद में अपनी बेटी की तरफ देखा और कहा, कोई बात नहीं, तुम तीनों एक दूसरे से प्यार करो, मैं बस अपनी बेटी से प्यार करता हूँ, कहकर उसने अंशी के गाल पर एक और बार किस कर लिया। कुछ देर बाद सभी लोग लॉन में मौजूद थे। डेकोरेशन बेहद खूबसूरत की गई थी। स्टेज पर इस वक्त ईशान खड़ा था और वैदेही के वहां आने का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में वैदेही की मॉम उसे लेकर आ गई। वैदेही में इस वक्त बेहद खूबसूरत पिस्टल ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था, जो कि सोनिया जी ने ही उन्हें वैदेही के लिए दिया था। वैदेही को देखकर सभी लोग तालियां बजाने लगे। वहीं ईशान मुस्कुराते हुए स्टेज की सीढ़ियों के पास वैदेही का हाथ पकड़ने के लिए आ गया। वैदेही ने भी मुस्कुराते हुए उसके हाथों में अपना हाथ दे दिया। ईशान और वैदेही दोनों स्टेज पर एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। तभी ईशानी ने एवांश और शिवांश की तरफ देखा, पर दोनों भाइयों ने मुंह बना लिया। ये देखकर ईशानी ने अंशी के हाथ में अंगूठी दे दी। अंशी ने खुशी खुशी कहा, ओके मॉम। इतना कहकर वह स्टेज पर ईशान के पीछे आ गई।
वैदेही के पीछे भी उसकी मॉम अंगूठी लेकर खड़ी थी। सबसे पहले पंडित जी ने दोनों के माथे पर तिलक लगाया और ईशान को वैदेही को अंगूठी पहनने के लिए कहा। पंडित जी की बात सुनकर ईशान ने मुस्कुराते हुए अंगूठी निकाल। अंगूठी बेहद खूबसूरत थी। उसने वैदेही का हाथ अपने हाथों में लिया। वह वैदेही को अंगूठी पहनना ही वाला था कि तभी वहां पर किसी की जोरदार आवाज सुनाई दी, यह सगाई नहीं हो सकती। इस आवाज को सुनकर ईशान के हाथ रुक गए। उसने और वह दही ने पलटकर एक साथ आवाज के डायरेक्शन में देखा और बाकी सब मेहमानों में वहां पर एक लड़की खड़ी थी जिसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। एपिसोड 237 आई एम प्रेग्नेंट विथ हिज चाइल्ड। सभी लोगों ने इस आवाज को सुनकर एक साथ आवाज की डायरेक्शन में देखा। वहां पर एक लड़की खड़ी थी जिसकी आंखों में इस वक्त आंसू थे। ईशान जो कि इस वक्त बेहद खुश था और उसने अपने हाथ में वैदेही का हाथ पकड़ा हुआ था। जैसे ही उसने सामने खड़ी लड़की की तरफ देखा उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उसकी पकड़ अपने हाथ में पड़ी हुई एंगेजमेंट सेरेमनी की अंगूठी पर मजबूत हो गई। वही वैदेही भी इसे अच्छे से जानती थी। उसने उसे लड़की की तरफ देखते हुए कहा, ये तो वही है। इतना सोचकर वैदेही को याद आने लगा कि किस तरह से उसने इस लड़की को ईशान के साथ देखकर ईशान को गलत समझ लिया था और बाद में उसी दिन ईशान और वह हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए थे। सिंघानिया परिवार भी उसे अच्छे से जानता था। आखिर इसी लड़की ने बचपन में उनकी जान, उनकी ईशानी की जान बचाई थी। सभी लोग कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देख रहे थे। सामने कोई और नहीं, कावेरी बंसल खड़ी थी। कावेरी इस वक्त काफी खराब कंडीशन में लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके कपड़े भी काफी पुराने लग रहे थे जिन पर सिलवटें पड़ी हुई थी। कावेरी ने सब की तरफ देखा और तेज कदमों से चलती हुई स्टेज की तरफ अपने कदम बढ़ने लगी। वह स्टेज पर जाने की वाली थी कि ईशान के बाउंसर ने उसे बीच में ही रोक लिया, क्योंकि वह इस तरह से किसी अजनबी को अपने बॉस के पास नहीं जाने दे सकते थे। उन गार्ड के रोकते ही कावेरी ने गुस्से से कहा, मुझे ऊपर आने दो। विशाल कावेरी की गुस्से भरी आवाज सुनकर जानकी जी ने उसकी तरफ देखा और कहा, कावेरी यह क्या बदतमीजी है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और इस तरह से हमारे पोते का फंक्शन क्यों खराब कर रही हो? अगर तुम्हें कुछ बात करनी थी तो तुम हमसे करने के लिए सिंघानिया मेंशन आ जाती, यहाँ पर क्यों तमाशा कर रही हो? जानकी जी की आवाज सुनकर कावेरी ने पलटकर उनकी तरफ देखा। जानकी जी इस वक्त बेहद गुस्से में लग रही थी। आखिर उन्होंने अपने पोते की सगाई को लेकर काफी सपने देखे थे और अब जब वह सपना सच हो रहा था तो कावेरी ने बीच में आकर सगाई का पूरा माहौल खराब कर दिया था, तो उन्हें गुस्सा आना तो जायज था। ईशानी भी कावेरी को पहचान गई थी। हालांकि उसे कावेरी पसंद नहीं थी, पर वह ये बात झूठला नहीं सकती थी कि आज कावेरी की वजह से ही वह जिंदा है, इसलिए वह उसे टॉलरेट कर लेती थी। जानकी जी की बात सुनकर कावेरी ने उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, दादी जी अगर मैं आज नहीं आती तो सब कुछ खराब हो जाता है, इसलिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ। और रही बात इस सगाई की, तो अब ये सगाई नहीं हो सकती। कावेरी की बात सुनकर ईशान, जो कि चुपचाप अभी भी वैदेही का हाथ अपने हाथों में लेकर खड़ा था, उसने गुस्से से कहा, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो कावेरी? और क्या कहा तुमने? सगाई नहीं हो सकती? तुम होती कौन हो मुझे बताने वाले कि मेरी सगाई होगी या नहीं? एक तो तुम बिन बुलाए मेहमान की तरह यहाँ पर आकर हमारा फंक्शन खराब कर रही हो और ऊपर से मेरी दादी से बदतमीजी से बात कर रही हो। मैं अभी के अभी अपने बॉडीगार्ड से कहकर तुम्हें बाहर फिकवाता हूँ। ईशान की बात सुनकर कावेरी ने पलटकर स्टेज की तरफ देखा। अचानक से उसकी आंखों में पानी की तरह आंसू आने लगे। उसने रोते हुए कहा, ईशान तुम मेरे साथ इस तरह से बर्ताव कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें मेरे और हमारे बच्चे की थोड़ी सी भी परवाह नहीं है? ईशान, जो कि हद से ज्यादा गुस्से में था, कावेरी की बात सुनकर वह हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। ईशान के साथ साथ बाकी सब भी हैरानी से कावेरी की तरफ देख रहे थे। उनमें से किसी को भी कावेरी की बात का मतलब समझ नहीं आया था। वही कावेरी की बात सुनकर वैदेही के तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। उसके कानों में बार बार एक ही शब्द गूंज रहा था, हमारे बच्चे की परवाह। वही ईशान, जो कि कंफ्यूज था, उसने गुस्से से कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? ईशान की बात सुनकर कावेरी ने रोते हुए कहा, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ ईशान, ये सच है, हमारा बच्चा। कहते हुए वह अपने पेट पर प्यार से हाथ फेरने लगी। कावेरी की हरकत देखकर सभी लोग समझ गए कि कावेरी की बात का क्या मतलब है। सभी लोग पार्टी में एक दूसरे के साथ ईशान और कावेरी को लेकर बातें करने लगे। वही सिंघानिया परिवार, कपूर परिवार और वैदेही के परिवार के लोग पूरी तरह से हैरान थे। सिंघानिया परिवार को अपनी ईशान पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने वैदेही की बात सुनकर गुस्से से कहा, बकवास बंद करो ईशान, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तुम यहाँ पर क्यों तमाशा कर रही हो? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना इस तरह से हमारे परिवार को बदनाम करने की वजह से हम तुम पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। ये बात गुस्से से सात्विक जी ने कही थी। सात्विक जी की बात सुनकर कावेरी ने उनकी तरफ आंसू भरी आंखों से देखते हुए कहा, अंकल आप मेरे साथ इस तरह से क्यों बर्ताव कर रहे हैं? आप तो मुझे बचपन से जानते हैं ना अंकल, मैं सच कह रही हूँ, मैं क्यों झूठ बोलेगी? मैं जानती हूँ कि आप लोग कितने पावरफुल हैं, मैं झूठ बोलकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारूंगी भला? मेरे पास सबूत है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो मैं आपको सबूत भी दिखा सकती हूँ, पर आप लोग इस तरह से मुझे झूठा साबित नहीं कर सकते बिना एक बार भी ये देखे कि आखिर सच क्या है और क्या नहीं।
इतना तमाशा होने के बाद अब ईशान का मूड पूरा खराब हो चुका था। वह जानता था कि उसके और कावेरी के बीच में कुछ नहीं है, इसलिए उसने गुस्से से वैदेही का हाथ पकड़ा और उसे लेकर स्टेज के नीचे आ गया। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। ईशान हद से ज्यादा गुस्से में आ गया था। उसने नीचे आकर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कावेरी? मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ अपनी वैदेही से प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हारे ये नाटक बंद करो। ईशान की बात सुनकर कावेरी ने उसे गले लगाने की कोशिश करते हुए कहा, ईशान उसने इतना कहा ही था कि इसने उसे गुस्से से खुद से दूर धक्का दे दिया। ईशान ने ज्यादा जोर से धक्का नहीं दिया था, पर फिर भी कावेरी नीचे गिरने वाली थी, पर उसने जैसे तैसे खुद को संभाल लिया और अपने पेट को ऐसे कवर करके खड़ी हो गई जैसे सच में उसके पेट में बच्चा हो। उसके चेहरे पर डर और घबराहट नजर आ रही थी, जो कहीं से भी नाटक तो नहीं लग रहा था। उसने घबराई हुई नजरों से चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो? तुमने एक बार भी है नहीं सोचा कि अगर मैं नीचे गिर गई तो हमारे बच्चे का क्या होगा? तुम इस तरह से मेरे साथ बताओ कैसे कर सकते हो? ईशान बार बार बच्चा बच्चा सुनकर अब ईशान हद से ज्यादा गुस्से में आ गया था। उसने वैदेही का हाथ छोड़कर चलते हुए कहा, बकवास बंद करो। जब तुम्हारे और मेरे बीच में कभी कुछ था ही नहीं, तो ये बच्चा कहाँ से आसमान से टपका है? ईशान का सवाल सुनकर कावेरी ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, ईशान तुम ये क्या कह रहे हो? तुम हमारी रोमांटिक नाइट के बारे में कैसे भूल सकते हो? जिस रात तुमने मुझे जी भर के प्यार किया था, तुमने मुझे पूरी तरह से अपना बना लिया था। तुम अपना पूरा प्यार मुझ पर लूट रहे थे। कावेरी आंसू तुम्हारी आंखों से ईशान की तरफ देखते हुए सारी बातें कह रही थी। वही कावेरी की बात सुनकर सिंघानिया परिवार के लोगों को हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, साथ में कपूर परिवार के लोगों को भी। वही वैदेही की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी लाइफ का स्पेशल मोमेंट इस तरह से बर्बाद हो जाएगा। पार्टी में आए सभी मेहमान मजे से इस तमाशे को एंजॉय कर रहे थे। ये देखकर अंश, जो कि अब तक चुप था, उसने चिल्लाते हुए कहा, आप सब लोग घर जा सकते हैं, आज कोई फंक्शन नहीं होने वाला। अंश की अनाउंसमेंट सुनकर सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वह जानते थे कि अगर अंश कपूर ने उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहा है तो अब वह लोग चाहकर भी यहाँ पर तमाशा देखने के लिए नहीं रुक सकते। उन लोगों ने एक नज़र कावेरी, अंश, ईशानी, ईशान, वैदेही और सिंघानिया और कपूर परिवार की तरफ देखा और वहां से जाने लगे। उन लोगों को जाते हुए देखकर अंश ने अपनी दमदार आवाज में कहा, यहाँ जो कुछ भी तमाशा हुआ है उसके बारे में अगर बाहर किसी को कुछ पता चला तो मैं यहाँ की इन्फॉर्मेशन लीक करने वाले इंसान को छोड़ूंगा नहीं। अंश की बातों में वह लोग धमकी साफ साफ महसूस कर सकते थे। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह अंश कपूर के सामने कुछ कर सके। सबने बस अपना सर हिलाया और वहां से 9-2-11 हो गए। अब वहां पर सिर्फ करीबी रिश्तेदार और सिंघानिया परिवार, कपूर परिवार और वैदेही की फैमिली मौजूद थी। वैदेही की फैमिली में ज्यादा लोग नहीं थे। उसके सगे रिश्तेदारों में सिर्फ उसकी माँ थी और बाकी उसकी माँ के रिश्तेदार। वही कावेरी की बात सुनकर ईशान, जो कि हद से ज्यादा गुस्से में आ गया था, उसने वैदेही की तरफ देखा और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। ये देखकर सभी लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि वह जानते थे कि ईशान कभी किसी लड़की पर हाथ नहीं उठता। वही सिंघानिया परिवार के लोग, जो कि कावेरी की हरकत की वजह से उससे हद से ज्यादा नाराज हो गए थे, उन्हें भी ईशान की यह हरकत पसंद नहीं आई। सोनिया जी ने गुस्से से कहा, ईशान तुम ये क्या कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें यही सिखाया है कि तुम लड़कियों पर हाथ उठाओ? सोनिया जी की आवाज सुनकर ईशान पलटकर उनकी तरफ देखा और कहा, माँ एक लिमिट होती है किसी को तंग करने की। आज उसने मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन खराब किया है। इसकी वजह से मेरी वैदेही की आंखों में आंसू आए हैं और आपको लगता है कि मैं अभी भी यह सोचूंगा कि यह लड़की है या लड़का? मेरे लिए गलती करने वाला सिर्फ गलत होता है, ना कि लड़का और लड़की। ईशान की बात सुनकर सोनिया जी आगे भी कुछ कहने वाली थी, पर सात्विक जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। वह समझ सकते थे कि इस वक्त ईशान कितने ज्यादा गुस्से में होगा। वही कावेरी ने अपने गालों पर हाथ रखकर रोते हुए कहा, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम इस तरह से मुझे धोखा दोगे। मेरा फायदा उठाने के बाद, मुझे अपने बच्चों के साथ प्रेग्नेंट करने के बाद तुम सीधे सीधे मुझे अपनाने से इनकार कर दोगे। मुझे कभी नहीं लगा था। आई हेट यू ईशान, आई हेट यू। कहते हुए कावेरी जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। कावेरी के इस तरह से रोने का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। कौशल्या जी, जो कि अब तक अपनी जगह पर ये तमाशा देखकर मुस्कुरा रही थी, वह जल्दी से आ गया। उन्होंने कावेरी को उठाते हुए कहा, अरे बेटा नीचे क्यों बैठी हो? कौशल्या जी की हरकत देखकर सभी लोगों ने गुस्से से घूरने लगे। वही संजना, जिसे काफी ज्यादा सेक्सी लहंगा पहना हुआ था, उसने जब अपनी माँ की हरकत देखी, उसने खुद से कहा, ये कभी समझेंगे कि उनका उल्टा दिमाग इन्हें किसी मुश्किल में फंसा सकता है? लगता है इनकी वजह से अब ये लोग मुझे भी धक्का मारकर यहाँ से निकलेंगे। संजना खुद से ही सोच रही थी। वही कौशल्या जी ने अब तक कावेरी को खड़ा कर दिया था। ये देखकर सात्विक जी ने थोड़े गुस्से से कहा, दीदी आप ये क्या कर रही है? इस लड़की ने हमारा फंक्शन खराब कर दिया और आप इसी की मदद कर रही हो। सात्विक की बात सुनकर कौशल्या जी ने शास्त्री की तरफ देखते हैं कहा, सात्विक अभी भी तुम सच नहीं जानते हो, ना ही हमें पहले इसके मुंह से सच सुनना चाहिए। कहीं सच में इसके पेट में सिंघानिया परिवार का बारिश तो नहीं? हम इस तरह से बिना एक बार भी इसकी बात उसने इसे झूठ नहीं कह सकते। अगर यह इस तरह से सब लोगों के बीच में आकर अपनी बात कह रही है तो जरूर इसके पास कुछ ना कुछ तो सबूत होगा ही ना।
कौशल्या जी की बात सुनकर कपूर परिवार और सिंघानिया परिवार के चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्सा नजर आने लगा। वहीं संजना ने अपनी मां की हरकत से देखकर खुद से कहा गई भैंस पानी में गुस्से से कहा, बड़ी बुआ जी मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, इसका यह मतलब नहीं कि मैं आपसे कुछ नहीं करूंगी। आप क्या पागल हो गई है जो आप मेरे भाई पर शक कर रही है? आप भले ही उसे ना जानती हो पर मैं अपने भाई को बचपन से जानती हूँ। मुझे अगर खुद भगवान भी आकर कह देना कि मेरे भाई ने कुछ गलत किया है तो भी मैं उनकी बात नहीं मानूंगी। फिर तो यह एक झूठी और मक्कार लड़की है। ईशानी की बात सुनकर कौशल्या जी ने उसे घूरते हुए कहा, देखो ईशानी मैं जानती हूँ कि तुम्हें मैं कभी पसंद नहीं थी पर इसका यह मतलब नहीं कि तुम मेरे साथ बदतमीजी से बात करो। और रही बात तुम्हारे भाई के सच्चे होने की, तो मैंने कभी नहीं कहा कि वह झूठा है, पर हमें हमेशा दोनों तरफ की बात सुनकर डिसीजन लेना चाहिए। अब तो पूरा फंक्शन बर्बाद हो ही चुका है तो क्या हमें इस लड़की की बात एक बार नहीं सुननी चाहिए? कौशल्या जी की बात सुनकर कोई कुछ कहता है इससे पहले ही जानकी जी ने किसी से कहा, ठीक है पूछो इस लड़की से कि आखिर उसने ये तमाशा क्यों किया है। जानकी जी की बात सुनकर कौशल्या जी के चेहरे पर चमक नजर आने लगी। एपिसोड 238 डीएनए रिपोर्ट रिजल्ट। कौशल्या जी की बात सुनकर सबको उन पर गुस्सा तो आ रहा था पर वह घर की इकलौती बेटी थी इसलिए सब लोग चुप थे। परेशानी कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने कौशल्या जी की तरफ देखकर उन्हें टॉन्ट मारते हुए कहा, बड़ी बुआ जी आपको नहीं लगता कि आप अपने परिवार वालों का सपोर्ट करने की जगह पर गैरों का सपोर्ट कर रही है? ईशानी की बात सुनकर कौशल्या जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ईशानी मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ और भरोसा तो मुझे भी मेरे ईशान पर तुमसे ज्यादा है, पर फिर भी हमें इसकी बात तो सुननी ही चाहिए। और तुम भूल क्यों रही हो, इसमें बचपन में तुम्हारी जान बचाई थी। कौशल्या जी की बात सुनकर ईशानी ने कावेरी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अच्छे से पता है किसने मेरी जान बचाई थी, पर इसके परिवार वालों ने उसकी जितनी कीमत हम लोगों से ली है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इसका हम पर कोई एहसान बचा हुआ है। हर बार इसके परिवार वाले बिजनेस में नुकसान होने पर डैड से हेल्प मांगने के लिए आते थे और बार बार एक ही बात रिपीट करते थे, हमारी बेटी ने आपकी बेटी की जान बचाई है। जब इन लोगों ने मेरी जान बचाने की कीमत पहले ही ले ली है तो फिर मैं क्यों इसका एहसान मानकर बेफिजूल में इसके साथ अच्छे से बर्ताव करूं? ईशानी की बात सुनकर कावेरी ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, ईशानी मैंने पैसों के लिए तुम्हारी जान नहीं बचाई थी, उसे टाइम पर मैं बच्ची थी और तुम भी बच्ची थी। कावेरी की बात सुनकर और उसकी आंखों में आंसू देखकर ईशानी ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, पर फिलहाल तुम जो कुछ भी कर रही हो उसके बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे अच्छे से बात करूंगी। तुम मेरे भाई का घर तोड़ने के लिए यहाँ पर आए हो। ईशानी की बात सुनकर कावेरी ने आंसू भरी आंखों से सबकी तरफ देखा, मैं सच कह रही हूँ, मैं यहाँ पर बेफिजूल में नहीं आई हूँ। मेरी कोख में सिंघानिया परिवार का चिराग पल रहा है। मैंने अबॉर्शन करने की कोशिश की पर मेरी कंडीशन खराब है जिस वजह से मैं चाहकर भी बच्चे को अबॉर्ट कर सकती। और आप सब तो जानते हैं ना कि दुनिया एक कुंवारी माँ को किस नाम से बुलाती है। मैं फिर भी अपने बारे में कुछ भी सुनाना बर्दाश्त कर लेती, पर मैं नहीं चाहती थी कि सिंघानिया परिवार के चिराग को लोग नाजायज कहकर बुलाए, इसलिए मैं बहुत हिम्मत करके यहाँ पर आई हूँ। मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं पर मेरे पास सबूत है। इतना कहकर उसने ईशान की तरफ देखा जो उसे ऐसे देख रहा था जैसे बस उसका गला दबाकर उसे मारने का इंतजार कर रहा हो। ईशान की आंखें देखकर एक पल के लिए तो कावेरी डर गई पर अगले ही पल उसने आंसू भरी आंखों से पलटकर हर्षवर्धन जी की तरफ देखा और कहा, दादाजी क्या आप भी अपने चिराग को लोगों के मुंह से नाजायज सुनना बर्दाश्त कर पाएंगे? बोलिए। कावेरी की बात सुनकर हर्षवर्धन जी चुप रहे पर अगले ही पल उन्होंने कावेरी की तरफ देखते हुए कहा, हमें हमारे ईशान पर पूरा भरोसा है। हर्षवर्धन जी का जवाब सुनकर कावेरी की उम्मीद टूट गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, मेरे पास सबूत है कि मेरे पेट में ईशान का बच्चा है। ईशान तुम भले ही हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था सब कुछ भूल गए हो, पर मैं वह दिन वह रात कभी भी नहीं भूल सकती जब मैंने खुद को तुम्हारे हवाले कर दिया था। हम दोनों पूरी तरह से एक हो गए थे। कावेरी ने इतना कहा ही था कि ईशान ने चिल्लाते हुए कहा, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, मुझे नहीं पता कि तुम किस रात की कब की बात कर रहे हो। मुझे तो लगता है कि तुमने सपना देखा था और सपने में तुमने मुझे इमेजिन कर लिया और अब किसी और के खून को मेरा खून कहकर मेरी हंसती खेलती लाइफ को बर्बाद करना चाहती हो। मैंने उसी दिन तुम्हें अच्छे से समझा दिया था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम सुधरने वालों में से नहीं हो, पर मुझे लगा कि तुम मेरी बात समझ जाओगी, इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती रखने का प्रॉमिस किया था, पर तुम मेरी दोस्ती के लायक भी नहीं हो। ईशान की बात सुनकर कावेरी ने आंसू भरी आंखों से वैदेही की तरफ देखा। वैदेही अपनी जगह पर मूर्ति की तरह खड़ी थी, उसकी आंखें भी आंसुओं से भीगी हुई थी। कावेरी दौड़ते हुए वैदेही के पास आ गए। उसने वैदेही के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, तुम तो मेरी बात समझने की कोशिश करो, यह मेरे बच्चे की और मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम्हें तो कोई और मिल जाएगा पर हमारा क्या होगा? प्लीज तुम मेरी ईशान को छोड़कर हमारी जिंदगी से चली जाओ। वैदेही कावेरी की बात सुनकर पूरी तरह से हैरान हो गई। वही ईशान ने जब देखा कि कावेरी क्या कर रही है उसने गुस्से से कावेरी को वैदेही से दूर करके वैदेही को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मेरी वैदेही को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसी घटिया लड़की का साया भी मेरी वैदेही पर पड़े।
ईशान की बात सुनकर कावेरी ने उसकी तरफ देखा। उसने पलट कर सबकी तरफ देखा। उसे किसी की भी आंखों में अपने लिए भरोसा नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर वैदेही ने चिल्लाते हुए कहा, मेरी बात सुनिए, अगर आप लोगों ने मुझे और मेरे बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं मीडिया में आप लोगों के खानदान की धज्जियां उड़ा दूंगी। कावेरी की धमकी सुनकर सभी लोग उसे गुस्से से देखने लगे। ईशानी ने कावेरी की धमकी सुनकर उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, आखिर तुम अपनी असली औकात पर आ ही गई। क्या कहा तुमने? तुम मीडिया में हमारे परिवार की धज्जियां उड़ा होगी। तुम खुद की धज्जियां उड़ा रही हो, मतलब खुद को बेइज्जत करने की एक लिमिट होती है। कोई इतनी ज्यादा कैसे गिरी हुई हो सकती है जो कि प्रेगनेंसी का झूठा बहाना बनाकर किसी की सगाई को बर्बाद कर दे। ईशानी की बात सुनकर कावेरी ने गुस्से से कहा, मैं बहाना नहीं बना रही हूँ, मेरे पास सबूत है। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं तुम लोगों को सबूत दिखा सकती हूँ। सबूत देखने के बाद तो तुम सब मुझ पर यकीन करोगे ना। कहते हुए कावेरी कॉन्फिडेंस से सबकी तरफ देखने लगी। कावेरी की आंखों में कॉन्फिडेंस देखकर सभी लोग हैरान हो गए। वही वैदेही कावेरी का कॉन्फिडेंस देखकर हद से ज्यादा घबरा गई। उसने खुद से कहा, अगर सच में ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगी? मैं ईशान के बिना मर जाऊंगी। सोचकर वैदेही ने ईशान की तरफ देखा जिसे मजबूती से उसे अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। वही कावेरी की बात सुनकर ईशानी ने ईशान की तरफ देखा। ईशान ने उसे आंखों से कहा कि उसे पूरा यकीन है, उसने कुछ नहीं किया है। अपने भाई का यकीन देखकर ईशानी ने भी कॉन्फिडेंस के साथ कहा, ठीक है, दिखाओ हमें सबूत, हम तुम्हारा सबूत देखने के लिए तैयार है। उसके बाद तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकालने के लिए। और तुम टेंशन मत लेना, हम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तुमने हमारा पूरा फंक्शन बर्बाद कर दिया है, हम तुम पर मानहानि का केस भी दर्ज करेंगे। इस आने की बात सुनकर कावेरी ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया और जल्दी से अपना मोबाइल निकाल कर उसने एक नंबर डायल किया। कावेरी ने जैसे ही दूसरी तरफ कॉल किया, किसी ने कुछ कहा जिसे सुनकर कावेरी ने कहा, ठीक है, यहाँ आ जाओ। कावेरी की बात सुनते ही दूसरी तरफ के इंसान ने ओके कहा। कावेरी ने कॉल कट कर दिया और सबकी तरफ देखने लगी जो कि उसे ही गुस्से से देख रहे थे, जैसे कह रहे हो बस कुछ वक्त, उसके बाद तुम्हारा भांडा फूट जाएगा। करीब 5 मिनट के बाद एक शख्स कावेरी के बगल में आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक रिपोर्ट थी। कावेरी ने उसके हाथ से रिपोर्ट ली और सबकी तरफ देखते हुए कहा, आप सब लोगों को यकीन नहीं है ना? तो आप सब लोग ये रिपोर्ट देखी। मुझे पहले ही पता था कि आप लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैंने पहले ही अस्पताल से यह रिपोर्ट निकलवा ली थी। कावेरी के हाथ में रिपोर्ट देखकर सभी लोग उसे घूरने लगे। वैदेही का दिल काफी जोर जोर से धड़क रहा था, उसे घबराहट हो रही थी। ईशान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ईशानी ने कावेरी के पास जाकर उसके हाथों से रिपोर्ट छीन ली और रिपोर्ट खोलकर पढ़ने लगी। पहले तो ईशानी के चेहरे पर काफी नॉर्मल एक्सप्रेशन थे, पर जैसे जैसे वह रिपोर्ट पढ़ रही थी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कंटिन्यू चेंज हो रहे थे। आखिर में पूरी फाइल पढ़ने तक ईशानी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। ईशानी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर सभी लोगों को घबराहट हो रही थी। वही वैदेही की आंखों से तो पानी की तरह आंसू बह रहे थे, क्योंकि वह समझ गई थी कि जरूर फाइल में ऐसा कुछ है जिसे पढ़कर ईशानी इतनी ज्यादा हैरान हो गई कि उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन आ गए। वही कावेरी के चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट थी। थोड़ी देर पहले जो कावेरी रो रही थी, अब वह शातिर मुस्कुराहट के साथ सबको ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो अब बाजी मेरे हाथ में है। ईशानी की एक्सप्रेशन देखकर अंश ने जल्दी से उसके हाथों से फाइल ले ली और खुद पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह फाइल पढ़ रहा था उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी ईशानी की तरह ही हो रहे थे। उन दोनों को देखकर इस बार हर्षवर्धन जी ने थोड़े गुस्से से कहा, आप लोग हमें कुछ बात क्यों नहीं रहे हैं? हर्षवर्धन जी के सवाल को सुनकर ईशानी और अंश ने कुछ नहीं कहा, जिसे देखकर उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। तभी कावेरी ने मुस्कुराते हुए, दादाजी कैसे बताएंगे? सच बताने की हिम्मत भी तो होनी चाहिए। आखिर अभी तक जो लोग मुझे झूठ कह रहे थे वह लोग रिपोर्ट में जो आया है वह बताने की हिम्मत कैसे कर पाएंगे, जब रिपोर्ट में जो बात लिखी है वह उनकी उम्मीद के उलट आई है। सबकी बातों को इग्नोर करके वैदेही, जो कि अब तक ईशान की बाहों में थी, उसने ईशान की बाहों से निकलकर तेजी से अंश के पास आकर उसकी हाथों से फाइल छीन ली और खुद पढ़ने लगी। ईशान भी उन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर थोड़ा घबरा गया था। हालांकि को जानता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, पर उसे कावेरी पर कोई यकीन नहीं था। ईशानी और अंश दोनों वैदेही की तरफ देख रहे थे जो कि फाइल पढ़ते हुए काफी ज्यादा घबराए हुई थी। पूरी फाइल पढ़ने के बाद वैदेही की आंखें जैसे बारिश के पानी की तरह बरसने लगी और वह घुटनों के बल जमीन पर गिर गई। उसकी हालत देखकर सभी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि सभी समझ गए थे कि फाइल में क्या है। ईशान दौड़ता हुआ वैदेही के पास आया। उसने वैदेही को उठाते हुए कहा, वैदेही। उसने इतना कहा ही था कि वैदेही ने उसे खुद से दूर धक्का देकर चिल्लाते हुए कहा, आखिर क्यों किया आपने ऐसा? क्यों, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो आपने मुझे धोखा दिया? अगर प्यार नहीं था तो क्यों मेरे पीछे पड़े हुए थे? वैदेही को इस तरह से बिहेव करते हुए देखकर ईशान ने उसे कंधों से पकड़कर कहा, वैदेही क्या हुआ है? उसने इतना कहा ही था कि वैदेही ने उसे खुद से दूर धक्का देते हुए कहा, छूना मत मुझे, अपने गंदे हाथों से मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, जिन गंदे हाथों से दूसरी लड़कियों को छुआ है। वैदेही के मुंह से खुद के लिए ये सब सुनकर ईशान ने गुस्से से कहा, क्या बकवास कर रही हो? मेरी लाइफ में आज से पहले ना कोई लड़की थी ना कभी कोई आएगी मेरी लाइफ में। मैंने सिर्फ एक लड़की को छुआ है और वह तुम हो, ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो।
ईशान की बात सुनकर सबको दूसरा झटका लगा। इसका मतलब था कि वैदेही और ईशान पहले से एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। ये सुनकर तो कावेरी को भी झटका लगा। उसने गुस्से से घूरकर वैदेही की तरफ देखा जैसे उसकी जान ले लेगी। वही वैदेही की माँ जो कि अब तक चुप थी, उन्होंने गुस्से से वैदेही के पास आकर उसे झटके से अपनी तरफ किया। वैदेही जो कि गुस्से से ईशान को देख रही थी, अपनी माँ को देखकर कुछ कहने ही वाली थी कि उसकी माँ ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। अपनी माँ के हाथों से थप्पड़ खाकर वैदेही हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। वैदेही की माँ ने उसे कंधों से पकड़कर उसके ऊपर चिल्लाते हुए, आखिर क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में जो तू इस तरह से शादी से पहले ऐसी हरकतें करने लगी? तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? अपनी माँ की बात सुनकर वैदेही ने रोते हुए कहा, माँ आई एम सॉरी। उसने इतना कहा ही था कि उसकी माँ ने गुस्से से कहा, तेरे सॉरी से कुछ नहीं बदल जाएगा, तूने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। कहकर उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों की तरफ देखा जो कि सुबह तक उनकी वाहवाही कर रहे थे और अब उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे उनकी कोई औकात ही ना हो। ये देखकर ईशान ने उनके पास आकर कहा, प्लीज आंटी वैदेही को कुछ मत कीजिए, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ईशान इतना कहा ही था कि वैदेही की माँ जो कि अब तक चुप थी, उन्होंने गुस्से से कहा, बकवास, अगर तुम मेरी बेटी से प्यार करते थे तो इसके पेट में किसका बच्चा है? और यह क्यों कह रही है कि तुम दोनों ने एक साथ रात बिताई है? तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया है। मुझे लगा था कि सभी आमिर एक जैसे नहीं होते, पर मैं गलत थी। सारे अमीर लोग बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। सालों पहले एक अमीर आदमी ने मेरी जिंदगी ने बर्बाद की थी और अब तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है। एपिसोड 239। मुझे नफरत है तुमसे और इस बच्चे को अपनाना ही होगा। वैदेही की माँ सीमा जी की बात सुनकर ईशान की आंखों से आंसू उसके गालों पर आ गए। उसने कहा, आंटी मैं सच कह रहा हूँ, मैं वैदेही से सच में प्यार करता हूँ, मैं उसे कोई धोखा नहीं दिया है आंटी, यह सब कुछ झूठ है। ईशान की बात सुनकर सीमा जी ने वैदेही की तरफ देखा और फिर सब की तरफ देखा और फिर एक दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर सब कुछ सच है तो अपनी बहन से पूछो कि उस रिपोर्ट में क्या था। मेरी बेटी से पूछो कि आखिर उसने तुम्हें खुद से दूर क्यों किया। क्या तुम्हें इसके बाद भी समझ नहीं आया कि रिपोर्ट में क्या है? अपनी गलती को छुपाने के लिए मेरी बेटी के प्यार का सहारा मत लो। मुझे तो पहले ही समझना चाहिए था कि कोई अमीर इंसान हम जैसे गरीब से कैसे प्यार कर सकता है। जो मेरे साथ हुआ उसके बाद भी मैंने ये सोचकर कि मेरी बेटी तुमसे प्यार करती है, इस रिश्ते के लिए हाँ कहा था, पर मुझे क्या पता था कि मैं अपनी बेटी को अपनी तरह ही एक गलत हाथों में सौंपने वाली थी। सीमा जी की बात ईशान के दिल पर किसी चाकू की तरह बाहर कर रही थी। उसने कहा, आंटी आप गलत समझ रही है। इंसान ने इतना कहा ही था कि सीमा जी ने किसी से कहा, बकवास बंद करो, मेरी बेटी के साथ तुमने जो कुछ भी किया उसके बावजूद तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती जो बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हो। सीमा जी को बोलते हुए देखकर वैदेही ने कहा, माँ प्लीज चलिए यहाँ से। वैदेही के मुंह से खुद के लिए मन सुनकर सीमा जी ने गुस्से से कहा, मुझे तेरे मुंह से खुद के लिए मन सुनकर शर्म आ रही है, क्योंकि जो कुछ भी तूने किया है उसके बाद में किसी को मुंह दिखाने से लायक नहीं बची। पर मैं चाहकर भी तुझे खुद से दूर नहीं कर सकती, क्योंकि तेरे अलावा मेरे पास जीने के लिए कोई वजह नहीं है। सीमा जी के मुंह से ये सुनकर कि वह उसकी वजह से किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बची, वैदेही की आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ, पर सीमा जी ने अपनी नजरें फेर ली। अब तक सभी लोगों ने रिपोर्ट देख ली थी जिसमें साफ साफ लिखा था कि कावेरी के पेट में पल रहा बच्चा ईशान का है। सभी लोग रिपोर्ट देखकर हैरान थे। एहसान तो अपनी जगह पर किसी मूर्ति की तरह खड़ा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने गुस्से से कावेरी की तरफ देखा और कहा, ये सब झूठ है, तुमने यह जरूर किसी डॉक्टर से फेक रिपोर्ट बनवाई है। ईशान की बात सुनकर कावेरी ने दर्द भरी आवाज में कहा, ईशान अब तुम फिर से मुझे झूठा बोल रहे हो, जबकि तुम भी जानते हो कि सच क्या है। मैं सच सबके सामने साबित कर दिया है। अब तुम मेरे बच्चे को अपने से इनकार नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे होते हुए अपने बच्चों को नाजायज नहीं कहलाने दूंगी। कावेरी की बात सुनकर ईशान गुस्से से कुछ कहना ही वाला था कि तभी सीमा जी ने वैदेही का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो यहाँ से। वैदेही ने उनकी तरफ देखा और फिर आंसू भरी आंखों से सबकी तरफ जानकी जी ने आगे आकर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, देखिए समधन जी, हम जानते हैं कि यहाँ पर काफी कुछ हुआ है, पर अभी भी सब कुछ साफ साफ नहीं है। आप इस तरह से यहाँ से हमारी होने वाली बहू को लेकर नहीं जा सकती। जानकी जी को अपने सामने हाथ जोड़कर खड़ा देखकर सीमा जी ने खुद को कंट्रोल किया, क्योंकि जानकी जी उनसे उम्र में बड़ी थी। उन्होंने कहा, देखिए माँ जी, हम जानते हैं कि इस वक्त आप क्या कह रही है, पर हम भी मजबूर हैं। हमारी बेटी का यहाँ पर पहले ही बहुत तमाशा बन चुका है, प्लीज हमें यहाँ से जाने दीजिए। हम और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं हमारी बेटी कर सकती है। सीमा जी की बात सुनकर जानकी जी ने उनकी तरफ देखा। उन्हें सीमा जी की आंखों में दर्द नजर आ रहा था। जानकी जी ने वैदेही की तरफ देखा जिसकी आंखों से पानी की तरह आंसू निकल रहे थे। उनके आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वह सीमा जी के सामने से हट गई। सीमा जी ने वैदेही की तरफ देखा और उसे खींचते हुए वहां से लेकर चली गई। कुछ ही देर में वैदेही, सीमा जी और उनके सारे रिलेटिव्स वहां से जा चुके थे। अब वहां पर सिर्फ कपूर फैमिली, सिंघानिया फैमिली और कावेरी बची थी। ईशान इस वक्त अपनी जगह पर मूर्ति की तरह खड़ा था। उसकी आंखें लगातार इस डायरेक्शन में देख रही थी जहां से थोड़ी देर पहले वैदेही गई थी। वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। ईशानी अपने भाई की तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त उसे क्या करना चाहिए। उसे अपने भाई पर पूरा यकीन था, पर वह रिपोर्ट्स को भी झूठ नहीं सकती थी। ईशानी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अंश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत रहने का इशारा किया।
बच्चों को पहले ही केयरटेकर यहाँ से लेकर चली गई थी, इसलिए इस वक्त अंश और ईशानी को बच्चों की कोई चिंता नहीं थी। ईशानी ने अंश के कंधे पर अपना सर रखकर रोते हुए कहा, अंश क्या हो गया? आज भाई कितने खुश थे, उनकी लाइफ में फाइनली खुशियां आने वाली थी, उन्हें उनका प्यार मिलने वाला था, पर सब कुछ खराब हो गया। भाई के साथ यह सब कुछ क्यों हुआ? अंश ईशानी का सवाल सुनकर अंश ने प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए, ईशानी शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह से रोने से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला, हमें सच्चाई तक पहुंचना होगा कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। वह लोग अभी बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ईशान सिंघानिया। इस आवाज को सुनकर सभी ने पलट कर देखा तो इस वक्त दूर से उन्हें दो लोग उनकी तरफ ही आते हुए नजर आ रहे थे। ईशानी दूर से भी उन लोगों को पहचान गई थी। यह कावेरी के पेरेंट्स अविनाश बंसल और तारा बंसल थी। दोनों के चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। कावेरी ने भी पलटकर अपने पेरेंट्स की तरफ देखा। उन दोनों को देखकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बड़ी हो गई। कपूर परिवार के और सिंघानिया परिवार के लोग हैरानी से उन दोनों की तरफ देख रहे थे। अविनाश जी गुस्से से आकर हर्षवर्धन जी के सामने खड़े हो गए। उन्होंने गुस्से से कहा, हर्षवर्धन अंकल, ये क्या है? आपके बेटे ने मेरी बेटी के साथ क्या कर दिया? और अब वह मेरी बेटी की जगह किसी और से शादी करने वाला था। आखिर आप लोग करना क्या चाहते हैं? अविनाश जी की बात सुनकर हर्षवर्धन जी कुछ कहने ही वाले थे कि तभी सत्तरिक जी ने आगे जाकर थोड़े गुस्से से कहा, अविनाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से इस तरह से बदतमीजी से बात करने की? सात्विक जी की बात सुनकर अविनाश ने गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए कहा, सात्विक, मैंने गुस्से से बात नहीं की है। और दूसरी बात, बचपन में जब कावेरी ने ईशानी की जान बचाई थी तभी मैंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरी कावेरी को बड़ा होने के बाद अपने घर की बहू बनाओ। उसे वक्त तुम लोगों ने हाँ कहा था, पर जब दोनों के रिश्ते की बात मैंने कुछ दिन पहले तुम लोगों से की तो तुम लोगों ने साफ साफ मना कर दिया था। और अब मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। इसका मैं क्या मतलब समझूं? अविनाश जी की बात सुनकर ईशान, जो कि चुप था, उसने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरे और कावेरी के बीच में कभी कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। जिनको मानना है मान सकते हो और जिसको नहीं मानना मत मानो, पर मैं कभी भी नहीं मान सकता कि इसके पेट में मेरा बच्चा है। इतना कहकर ईशान ने सबकी तरफ देखा और तेजी से वहां से निकल गया। इस वक्त उसके चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसे इस तरह से जाते हुए देखकर ईशानी उसके पीछे जाने वाले थी कि तभी अंश ने उसे रोक लिया। ईशानी ने कहा, अंश भाई को इस वक्त मेरी जरूरत है। ईशानी की बात पर अंश ने कहा, फिलहाल यहाँ पर हम दोनों की जरूरत है, इस तमाशा को हमें ही रोकना होगा। ईशानी पहले तो जिद कर रही थी, पर अंश की बात समझकर वह चुप हो गई और वह गुस्से से अविनाश जी की तरफ देखने लगी। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, आप क्या बार बार मेरे परिवार को एक ही बात के लिए ब्लैकमेल कर दे रहा हो गया? आपकी बेटी ने एक बार मेरी जान बचाई थी और उसके बदले आप लोग पिछले 20 सालों से मेरे परिवार से न जाने कितने पैसे लूट चुके हो। फिर भी आप लोग एक भी बात करके मेरे परिवार के लोगों को खुद के सामने झुकने पर मजबूर कर देते हो। मेरा परिवार मुझसे प्यार करता है, इसका यह मतलब नहीं कि वह हर बार आपकी सारी बातें मानेंगे। और रही बात आपकी बेटी की मेरे भाई से शादी की, तो मेरा भाई आपकी बेटी से ना ही प्यार करता है ना ही शादी करेगा। ईशानी की बात सुनकर अविनाश जी और तारा जी के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा, पर उन्होंने ईशानी से कुछ नहीं कहा क्योंकि वह जानते थे कि ईशानी सिंघानिया परिवार की जान है। सात्विक जी ने अविनाश की तरफ देखते हैं कहा, देखा अविनाश, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ईशान ये बात मानने को तैयार नहीं है कि उसके और कावेरी के बीच कुछ था, और कावेरी कह रही है कि उसके पेट में हमारे खानदान का चिराग है। हम चाह कर भी ईशान की मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते। सात्विक जी की बात सुनकर अविनाश जी गुस्से से उनकी तरफ देखने लगे। तभी तारा जी ने आगे आकर कहा, भाई साहब, आप इस तरह से अपने बेटे की गलती को नहीं छुपा सकते। आपके बेटे ने गलती की है, उसे अपनी गलती को एक्सेप्ट करके मेरी बेटी से शादी करनी ही होगी। उसे इस बच्चे को अपना नाम देना ही होगा। तारा जी की बात सुनकर ईशानी ने गुस्से से उनके पास आकर तेज आवाज में कहा, मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकती कि मेरे भाई ने कुछ गलत किया है। जरूर यह रिपोर्ट्स नकली होगी। ईशानी की बात सुनकर तारा जी, अविनाश जी और सभी लोग ईशानी की तरफ देखने लगे। ईशानी ने कावेरी की तरफ देखा और कहा, अगर यह रिपोर्ट्स असली है तो कल हम दोबारा तुम्हारा डीएनए टेस्ट करने के लिए चलेंगे, क्योंकि मुझे तुम पर 1% भी भरोसा नहीं है। 1% क्या, मैं तुम्हें देखकर ही बता सकती हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। ईशानी की बात सुनकर एक पल के लिए तो कावेरी घबरा गई, पर अगले ही पल उसने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, ठीक है, अगर तुम दोबारा डीएनए टेस्ट करना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। पर क्या तुम ये वादा कर सकती हो कि अगर तुम्हारा टेस्ट करने के बाद टेस्ट पॉजिटिव निकला तो तुम अपने भाई से मेरी शादी करवा दोगी? कावेरी की बात सुनकर और उसका कॉन्फिडेंस देखकर ईशानी चुप हो गई। ईशानी को कुछ ना बोलते हुए देखकर कावेरी ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, डर लग रहा है? बोलो ईशानी, क्या तुम प्रॉमिस कर सकती हो, अगर तुम मुझसे ये वादा करोगी तभी मैं दोबारा डीएनए टेस्ट कराऊंगी? कावेरी की बात सुनकर ईशानी ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे नहीं पता कि भाई कभी तुमसे शादी करेंगे या नहीं, पर अगर सच में तुम्हारी कोख में हमारे परिवार का बच्चा है तो ये बच्चा नाजायज नहीं कहलाएगा। इसका वादा मैं तुमसे कर सकती हूँ। दूसरा, मुझे कुछ उम्मीद मत करना, पर मुझे यकीन है कि यह हो ही नहीं सकता।
ईशानी की बात सुनकर कावेरी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम इंतजार करो मुझे भाभी खाने का। कहते हुए कावेरी ने अपनी मॉम और अपने डैडी की तरफ देखा और कहा, मॉम डैड यहाँ से चलिए क्योंकि यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं है। कावेरी की बात सुनकर तारा जी ने कुछ कहना चाह पर कावेरी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें चलने का इशारा किया। कुछ ही देर में कावेरी जी, तारा जी और अविनाश जी वहां से जा चुके थे। कपूर परिवार के और सिंघानिया परिवार के लोग किसी मूर्ति की तरफ नहीं जगह पर खड़े थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह लोग क्या कहें। अंश ने सब की तरफ देखा और कहा, आप सब लोग इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं? अभी तक सच सामने नहीं आया है और ईशान भाई का कॉन्फिडेंस देखकर मुझे नहीं लगता कि कावेरी सच बोल रही होगी। ईशान भाई की आंखों में ना ही गिल्ट था ना ही घबराहट, बस उनकी आंखों में दर्द था। आज वह कितनी उम्मीद से यहाँ पर आए थे, ये सोचकर कि उनका प्यार आज हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ एक रिश्ते में जुड़ जाएगा, पर सब कुछ खराब हो गया। इसलिए इस वक्त वह बहुत डिस्टर्ब है। इसलिए मैं आप सबसे बस इतना कहना चाहूंगा कि इस वक्त ईशान भाई को परेशान मत कीजिए, हम कल सच का पता लगा कर ही रहेंगे। अंश की बात सुनकर सभी लोगों ने सहमति जताई क्योंकि इस वक्त वह लोग भी ईशान से कुछ नहीं कहना चाहते थे। ईशानी ने सबकी तरफ देखा और कहा, अब आप लोग खाना खाकर अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाए। ईशानी की बात पर सभी ने एक साथ कहा, हमें भूख नहीं है। उन सबका जवाब सुनकर ईशानी ने सबको घूरते हुए कहा, देखिए इस तरह से परेशान होकर खाना पीना छोड़ना किसी बात का सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए प्लीज अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। अगर सब कुछ सही रहा तो हम जल्दी ही वैदेही को मनाकर वापस ईशान भाई और वैदिक की शादी कर देंगे, पर उसके लिए हम सबको मजबूत रहना होगा। एपिसोड 240 दुनिया सबूत मांगती है। ईशानी और अंश के समझाने की बात सभी लोगों ने थोड़ा बहुत दिन किया और अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। सभी आज यही रुकने वाले थे। बच्चे पहले ही अपने रूम में सोने के लिए जा चुके थे। ईशानी और अंश ईशानी के रूम में आ गए। ईशानी सीधा क्लोजर में कपड़े चेंज करने के लिए चली गई और अंश भी बाथरूम में कपड़े चेंज करने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद अंश जाकर बेड पर लेट गया और ईशानी के बाहर आने का इंतजार करने लगा। ईशानी भी कुछ ही देर में बाहर आ गई। दोनों के ही चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी। अंश ने ईशानी की तरफ देखा और कहा, ईशानी। इतना कहकर उसने अपनी दोनों बाहें खोल दी। अंश की खुली हुई बाहें देखकर ईशानी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई क्योंकि इस वक्त उसे सच में अंश के साथ की जरूरत थी। वह ये सोच कर कि उसके भाई की लाइफ का सबसे हैप्पी दिन उसके लिए किस तरह से सबसे बुरे दिन में कन्वर्ट हो गया, परेशान हो रही थी। ईशानी भी मुस्कुराते हुए सीधा जाकर अंश की बाहों में समा गई। ईशानी ने अंश के सीने पर अपना सर रखकर उदासी भरी आवाज में कहा, अंश आंखें भाई के साथ यह सब कुछ क्यों हुआ? उन्होंने तो कभी किसी का गलत नहीं किया था और यह सब कुछ कहीं ना कहीं मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मेरी वजह से ही कावेरी भाई और सिंघानिया परिवार की लाइफ में आई। ईशानी की बात सुनकर अंश उसे घूरने लगा। ईशानी ने अंश को इग्नोर करके अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, अगर बचपन में उसने मुझे नहीं बचाया होता और शायद मैं मर उसने इतना कहा ही था कि अंश ने गुस्से से कहा, ईशानी बकवास बंद करो। अगर तुम इस वक्त कुछ सोचने समझने की कंडीशन में नहीं हो तो अपना मुंह बंद रखो। कुछ भी अनाप शनाप अपने मुंह से निकलने के बारे में सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंश की गुस्से भरी आवाज सुनकर ईशानी समझ गई कि उसने कुछ गलत कह दिया है। उसने पलटकर अंश के चेहरे को अपने हाथ में भरकर प्यार से कहा, आई एम सॉरी अंश, तुम जानते हो ना कि इस वक्त मैं पूरी तरह से खराब मूड में हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, प्लीज गुस्सा मत करना। अब ईशानी की बात सुनकर अंश ने प्यार से कहा, मैं जानता हूँ इसलिए इस वक्त मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, वरना अब तक मैं तुमसे नाराज होकर बालकनी में जाकर चांद को देख रहा होता। अच्छा ये सब छोड़ो, पहले तुम आराम से सो जाओ। आज दिन में जो कुछ भी हुआ उसके बाद रात का तमाशा, तुम्हें आराम की जरूरत है। कल क्या करना है ये हम कल देख लेंगे। अंश की बात सुनकर ईशानी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हम एक बार ईशान भाई से मिलकर आ जाए? ईशानी की बात सुनकर अंश ने कहा, नहीं, इस वक्त उन्हें अकेला रहने की जरूरत है। उन्हें समझाने की जरूरत है कि हर वक्त उनके साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा। उन्हें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ढूंढने दो और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हम हैं ही। ईशानी को अंश की बात सही लगी इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। कुछ देर में ईशानी और अंश एक दूसरे से बातें करते करते एक दूसरे को गले लगाकर बेड पर आखिर में सो ही गए। पर दूसरी तरफ ईशान की आंखों से नींद कोसों दूर थी। ईशान इस वक्त बालकनी में खड़ा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल नजर आ रही थी। शायद वह काफी टाइम से रो रहा था। उसने चांद की तरफ देखा और कड़वाहट भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? आज जब फाइनली मुझे मेरा प्यार मिलने वाला था, हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक होने वाले थे, तो सब कुछ खराब हो गया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। कावेरी बंसल, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बहुत शौक है ना मेरी लाइफ को खराब करने का। अगर मैं तुम्हें खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा नाम भी ईशान सिंघानिया नहीं। तुमने जितना दर्द मुझे दिया है, मेरी वैदेही को दिया है, उससे 1000 गुना ज्यादा दर्द अगर मैं तुम्हें ना दिया तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। ईशान ने अपनी पूरी रात बालकनी में खड़े खड़े ही गुजार दी क्योंकि उसे नींद तो आने वाली थी नहीं। बार बार उसकी आंखों के सामने वैदेही का आंसू भर चेहरा, सीमा जी के चेहरे पर खुद के लिए गुस्सा, उसे यही सब कुछ नजर आ रहा था। वह चाहकर भी खुद को शांत नहीं कर पा रहा था। उसके हाथ में सिगरेट थी। उसने रात भर न जाने कितनी सिगरेट पी ली थी। वैसे तो वह कभी सिगरेट नहीं पीता था, पर जब उसे ज्यादा ही स्ट्रेस होता था उसे वक्त ईशान सिगरेट पीता था और आज तो रात भर उसने सिर्फ सिगरेट पी थी। उसकी आंखें किसी वैम्पायर की तरह लाल लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी इंसान का खून पिया हो।
ईशान की तरह ही दूसरी तरफ एक छोटे से घर में वैदेही अपने रूम में फ्लोर पर घुटनों के बल बैठी हुई थी। उसके रूम से कोई बालकनी अटैच नहीं थी। उसकी आंखें रोने की वजह से सूज चुकी थी। घर आने के बाद उसकी मां ने उससे काफी कुछ कहा था जिसे याद करके वह अभी भी सिसक रही थी। साथ में उससे ये भी लग रहा था कि ईशान ने उसे धोखा दिया है। रात भर रोते रोते हो फ्लोर पर ही कब सो गई। उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। दिल में इतना दर्द था कि पूजा कर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वही बंसल मेंशन में रात भर पार्टी का माहौल था। कावेरी, उसकी मां तारा और उसके पिता अविनाश रात भर खुशियां मना रहे थे। ये सोच सोच कर कि अब सिंघानिया परिवार से उनका पक्का रिश्ता जुड़ जाएगा। कावेरी तो खुशी के मारे रात भर झूम रही थी अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर, और उसे इतना खुश देखकर उसकी मां और उसके पिता भी बहुत खुश थे और जानते थे कि अब उनके पास सिंघानिया परिवार को झुकने के लिए ब्रह्मास्त्र है। इस वक्त कावेरी मजे से वाइन पी रही थी। उसकी मां तारा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कावेरी मेरी बच्ची, मुझे कभी नहीं लगता कि तू इतनी होशियार निकलेगी। तूने तो अपनी लाइफ में कैसे ईशान को लेकर आना है इसके बारे में पहले से ही सोच रखा था, और आज जब वह किसी और का होने वाला था तूने मौके पर चौका मार दिया। मुझे प्राउड फील हो रहा है कि तू मेरी बेटी है। अपनी मां तारा की बात सुनकर कावेरी ने मुस्कुरा दिया कि मैं कमाल हूं, पर आप मेरी तारीफ करना बंद कीजिए और जाकर सो जाए। कल हमें अपने 100% देकर इस बाजी को अपने नाम करना है, कहीं वह ईशानी और अंश हमारा काम खराब ना कर दे। कावेरी की बात सुनकर अविनाश ने कहा, हाँ तुम भी जाकर सो जाओ और ज्यादा ड्रिंक मत करो। अविनाश की बात सुनकर कावेरी ने कहा, हाँ पापा। कुछ ही देर में वह लोग भी सोने के लिए चले गए। इस वक्त सुबह के 4 बजे बज रहे थे, इसलिए उन लोगों को उठने में थोड़ी देर हो गई, पर फिर भी वह लोग इतने ज्यादा खुश थे कि उन्हें जल्दी ही होश भी आ गया और वह 10 बजे ही तैयार होकर सिंघानिया मेंशन पहुंच गए। सिंघानिया मेंशन में 10 बजे सभी के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। ईशान अभी तक नीचे नहीं आया था। कावेरी ने ईशानी की तरफ देखते हुए कहा, ईशानी भूलना मत कि तुमने क्या प्रॉमिस किया था। तुम्हारे कहे मुताबिक मैं यहाँ पर अपनी सच्चाई प्रूफ करने के लिए आ चुकी हूँ। अब तुम्हें मुझे जिस हॉस्पिटल में लेकर जाना है तुम लेकर जा सकती हो, क्योंकि तुम्हें मुझ पर कोई भरोसा तो है नहीं। कावेरी का कॉन्फिडेंस देखकर अब ईशानी को भी डर लग रहा था। वह एक बार ईशान से बात करना चाहती थी, पर ईशान अभी तक नीचे नहीं आया था। अब उन सबको घबराहट हो रही थी। वही कावेरी ने आसपास देखा, पर उसे भी ईशान नजर नहीं आया। ये देखकर उसने प्यार से सोनिया जी की तरफ देखते हुए कहा, आंटी जी ईशान कहाँ है। कावेरी का सवाल सुनकर सोनिया जी ने उसकी तरफ देखा। उन्हें गुस्सा तो आ रहा था, पर उन्होंने शांति से कहा, वह अपने रूम में होगा। सोनिया जी का जवाब सुनकर कावेरी ने कहा, वह नीचे क्यों नहीं आया। उससे भी मुझ पर भरोसा नहीं है ना। मैं सब भूत उसी के लिए दे रही हूँ ताकि वह दिल से मेरे बच्चे को। कावेरी की बात सुनकर ईशानी ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं भाई को लेकर आता हूँ। इतना कहकर शनि तेजी से ऊपर ईशान के रूम की तरफ चली गई। अविनाश, तारा और कावेरी अभी भी अपनी जगह पर खड़े थे, क्योंकि किसी ने भी उन्हें बैठने के लिए नहीं कहा था। उन्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर इस वक्त वह गुस्सा करके सब कुछ खराब नहीं कर सकते थे, क्योंकि इससे उनकी प्लानिंग पूरी तरह से बर्बाद हो सकती थी। ईशानी धीमे कदमों से चलती हुई ईशान के रूम के बाहर आकर खड़ी हो गई। उसने गहरी सांस ली और दरवाजे पर खटखटाते हुए कहा, भाई दरवाजा खोलिए, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। ये देखकर ईशानी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा खुल गया। ये देखकर ईशानी हैरान हो गई, क्योंकि वह समझ गई थी कि ईशान ने रात को दरवाजा लॉक ही नहीं किया था। ईशानी जैसे ही अंदर आई उसे रूम में ईशान नजर नहीं आया। पूरा रूम बिल्कुल वैसे का वैसा ही था जैसे कल रात को। ईशानी ने ईशान को आवाज देते हुए कहा, भाई आप कहाँ हो। कहते हुए वह पूरे रूम में देखने लगी, पर उसे ईशान कहीं भी नजर नहीं आया। अब ईशानी को घबराहट हो रही थी। वह जल्दी से बालकनी में आ गई। बालकनी में जाकर उसका ध्यान बालकनी में लगे हुए झूले पर गया, जहां पर ईशान इस वक्त एक मासूम बच्चे की तरह सो रहा था। ईशान को सही सलामत देखकर ईशानी ने गहरी सांस ली। वह घबरा ही गई थी। उसने ईशान के पास आकर देखा, उसकी आंखें सूजी हुई लग रही थी। उसका चेहरा भी काफी उतरा हुआ लग रहा था। ईशानी ने प्यार से ईशान के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, भाई उठ जाए, सुबह हो चुकी है। ईशानी की आवाज सुनकर ईशान, जो कि थोड़ी देर पहले ही पालने पर आकर बैठा था और बैठे बैठे ही उसकी आंख लग गई थी, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। आंख खोलते ही उसे अपने सामने ईशानी का खूबसूरत सा चेहरा नजर आया। ईशानी को देखकर ईशान उठकर बैठ गया। ईशान की खुली हुई आंखें इस वक्त खून की तरह लाल नजर आ रही थी, जिन्हें देख अगर ईशानी समझ गई कि ईशान रात भर सो नहीं पाया होगा, इसलिए शायद इतनी देर तक सो रहा था। पर उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल आपको खुद को संभालना होगा, जल्दी रेडी हो जाए, हमें कहीं जाना है। ईशानी की बात सुनकर ईशान ने हैरानी से कहा, जाना है जो तुम मुझे जल्दी रेडी होने के लिए कह रही हो। ईशान के सवाल पर ईशानी ने कहा, भाई जिसने हमारे कल के दिन को खराब किया उसकी पोल खोलने के लिए जाना है। कावेरी को हम दोबारा डीएनए टेस्ट करने के लिए अस्पताल लेकर जाएंगे। ईशानी की बात है, गुस्से से कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, मेरा और उसका कभी कोई रिश्ता था ही नहीं, तो डीएनए टेस्ट की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं कभी भी नहीं मान सकता कि उसकी कोख में मेरा बच्चा है। ईशान ने थोड़े गुस्से से कहा। ईशान का गुस्सा देखा कर ईशानी ने उसे शांत करते हुए कहा, हाँ भाई मैं भी जानती हूँ और मुझे भी आप पर भरोसा है कि आप ऐसा कभी नहीं कर सकते, इसलिए तो हमें उसे झूठा प्रूफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भाई भले ही आप और मैं सच जानते हैं, पर लोग हमारी बातों पर नहीं बल्कि सबूत पर यकीन करेंगे, और हमें सबूत लेने के लिए जाना होगा ताकि हम वैदेही और उसके परिवार को बता सके कि आप गलत नहीं थे।
वैदेही का जिक्र आते ही ईशान की आंखों में आंसू आ गए। उसने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, उसने एक बार भी मुझ पर भरोसा नहीं किया। उसे भी लगता है कि मैं उसे धोखा दिया है, जबकि वह जानती है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। काश उसने एक बार कहा होता कि ईशान मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे सिर्फ उसके भरोसे से फर्क पड़ता था, पर उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया। अब अगर सच प्रूफ भी हो जाएगा तो भी क्या ही फर्क पड़ जाएगा, फ्यूचर में भी वह इसी तरह से मुझ पर शक करेगी। कहते हुए ईशान की आंखों से 2 आंसू की बूंद उसके गालों पर आ गई। अपने भाई को इतने दर्द में देखकर ईशानी को कावेरी पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने कहा, भाई प्लीज, ये रोने का नहीं बल्कि खुद को संभालने का वक्त है। घर वाले भी बहुत परेशान है भाई, कल रात से कोई भी ठीक से नहीं सोया, इसलिए प्लीज हमें जितनी जल्दी हो सके इस मामले को रफा दफा करना होगा। अगर मीडिया में यह न्यूज चली गई तो बेफिजूल में हमारे परिवार की बहुत बदनामी होगी। कावेरी और उसके परिवार को तो बदनामी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वह तो यही सोचेंगे कि हमारे परिवार के साथ नाम जोड़ने की वजह से वह लोग भी फेमस हो जाएंगे, पर हमें फर्क पड़ता है। भाई प्लीज मेरे लिए बस एक बार चलिए। ईशानी की बात सुनकर ईशान ने उसकी तरफ देखा और अपने आप आंसू साफ करके पालने से खड़ा हो गया। उसने कहा, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, पर मेरी एक शर्त है, मैं उस कावेरी की शक्ल नहीं देखना चाहता, मुझे नफरत है उसकी शक्ल से। इतना कहकर शांति से रूम के अंदर जाकर बाथरूम में चला गया। वहीं ईशान की बात सुनकर ईशानी कुछ सोचने लगी। एपिसोड 241 अश्लील वीडियो और टेस्ट रिपोर्ट्स। कुछ देर बाद ईशानी और ईशान दोनों नीचे लिविंग रूम में आ चुके थे। इसने जैसे ही कावेरी की तरफ देखा वह ईशानी को घूरने लगा। ईशानी ने उसे आंखों के इशारे से शांत रहने के लिए कहा और फिर कावेरी से कहा, कावेरी तुम अपने पेरेंट्स के साथ हॉस्पिटल पहुंचाओ, मैं भाई अंश अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल आ रहे हैं। ईशानी की बात सुनकर कावेरी ने एक नज़र ईशान की तरफ देखा और फिर चुपचाप अपने पेरेंट्स के साथ वहां से बाहर चली गई। कावेरी अविनाश और तारा के जाने के बाद ईशान जो कि शांत था उसने गुस्से से कहा, ईशानी। ईशान के मुंह से गुस्से से अपना नाम सुनकर ईशानी ने कहा, भाई शांत हो जाए प्लीज प्लीज प्लीज। ईशानी की बात सुनकर ईशान शांत हो गया। तभी जानकी जी ने कहा, ईशान। जानकी जी की आवाज़ सुनकर ईशान ने पलटकर उनकी तरफ देखा। जानकी जी ने धीमी आवाज में पूछा, तुझे यकीन है ना बेटा कि तूने कुछ गलत नहीं किया? क्योंकि कावेरी का कॉन्फिडेंस देखकर अब हमें भी डर लग रहा है। वह और उसके माँ बाप इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस में लग रहे हैं जैसे सच में उसकी पेट में कहकर वह चुप हो गई। जानकी जी की आधी अधूरी बात सुनकर ईशान ने कहा, दादी मैं जानता हूँ कि आपका दिमाग में क्या चल रहा है। दादी मैं पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता हूँ पर खुद से नहीं। मेरा दिल जानता है, मेरा दिमाग जानता है, मैं खुद जानता हूँ कि मैं झूठ नहीं हूँ। अगर दादी सच में मैंने कुछ गलत किया होता ना तो मैं कसम खाकर कहता हूँ मैं अपने प्यार वैदेही को सब कुछ सच सच बता देता। और अगर सच में कावेरी की कोख में मेरा बच्चा होता तो मैं उसे अपना था, क्योंकि गलती मेरी होती, पर मैंने कुछ नहीं किया है दादी। ईशान की आवाज में सच्चाई कोई भी महसूस कर सकता था, जिसे देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी अंश ने कहा, ईशान भाई चलिए देर हो रही है। अंश की आवाज सुनकर ईशान ने अपना सर हिला दिया। कुछ ही देर में वह तीनों भी अस्पताल के लिए निकल गए। वह तीनों मुंबई के सबसे फेमस सिटी हॉस्पिटल पहुंचे जहां पर सबसे अच्छी और बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती थी। ईशानी ने पहले ही डॉक्टर से बात कर ली थी। वह जैसे ही डॉक्टर के केबिन में पहुंची वहां पर पहले से ही तारा, अविनाश और कावेरी बैठे हुए थे। ईशानी ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दिया था कि हमें यहाँ पर बच्चों का डीएनए टेस्ट करना है, तो क्या आपने सारे इंतजाम करके रखे हैं? ईशानी के सवाल पर डॉक्टर ने कहा, हमने पहले ही सारे इंतजाम करके रखे हैं, क्योंकि बच्चा 2 महीने से भी काम का है इसलिए थोड़ा रिस्क है, पर फिर भी आपके कहने पर हम ये करने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर की बात सुनकर ईशानी ने कहा, ठीक है। तभी कावेरी ने ईशानी की तरफ देखते हैं कहा, ईशानी मैं दोबारा ये सब सिर्फ तुम लोगों को यकीन दिलाने के लिए कर रही हूँ, पर मुझे तुम लोगों से कन्फर्मेशन चाहिए कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो तुम लोग मुझे धोखा नहीं दोगे और ईशान मुझसे फिर भी शादी करेगा। कावेरी की बात सुनकर ईशान, ईशानी, अंश तीनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। अगले ही पल ईशान ने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो, मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगा। तुमसे शादी करने से अच्छा है कि मैं जहर खाकर मर जाऊं। तुम्हारे जैसी डायन बला खुद अपने गले कोई नहीं बांधने वाला। ईशान की बात सुनकर कावेरी गुस्से से उसे देखने लगी। तभी अविनाश जी ने गुस्से भरी आवाज में ईशानी से कहा, अपने भाई को तमीज सिखाओ। ईशानी पहले मेरी बेटी के साथ गलत करता है और अब उसके साथ ही बदतमीजी से बात करता है। लगता है तुम्हारे माँ बाप ने इसे तमीज नहीं सिखाई। अविनाश जी की बात सुनकर ईशानी ने उन्हें घूरते हुए कहा, अंकल तमीज तो आपने अपनी बेटी को नहीं सिखाई जो कि दूसरों का घर उजाड़ने में लगी हुई है। और रही मेरे भाई की बात तो मेरा भाई अच्छे से जानता है कि उसे किसके साथ किस तरह से बात करनी है। आप लोग इसी भाषा के लायक है, इसलिए वह आपके साथ इस तरह से बात करता है। ईशानी की बात सुनकर तारा गुस्से से उसे कुछ कहने वाली थी, तभी डॉक्टर ने कहा, प्लीज ये हॉस्पिटल है, आप लोगों को अगर झगड़ा करना है तो आप बाहर जाकर कीजिए। डॉक्टर की आवाज सुनकर उन्हें एहसास हुआ कि वह लोग इस वक्त डॉक्टर के केबिन में मौजूद है। अंश ने कहा, बकवास बंद कीजिए और चुपचाप डीएनए टेस्ट कराया। अगर नहीं करवाना तो आप यहाँ से जा सकते हैं, हमारे पास फालतू टाइम नहीं है। अंश की बात सुनकर किसी ने आगे कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में डॉक्टर कावेरी और ईशान का सैंपल कलेक्ट करके डीएनए के लिए लेकर जा चुका था। हालांकि रिजल्ट आने में 2 दिन का टाइम लगता था, पर ईशानी ने स्पेशल रिक्वेस्ट करके जितनी जल्दी हो सके, जितना भी अमाउंट क्यों ना पे करना पड़े, कहकर आज ही टेस्ट के रिजल्ट लाने के लिए कह दिया था।
पर फिर भी डॉक्टर नहीं है कहा था कि कम से कम उन्हें 1 दिन का टाइम तो लगेगा ही, इसलिए सैंपल देने के बाद सभी लोग इस वक्त अस्पताल के बाहर आ गए थे। कावेरी ने ईशानी की तरफ देखते हैं कहा, ईशानी तुम अपनी बात से पलटना मत। फिर उसने ईशान की तरफ देखा और कहा, ईशान मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे साथ यह सब कुछ करोगे। कावेरी की बात सुनकर ईशान ने गुस्से से कहा, मुझे भी नहीं लगा था कि मैं तुम्हारे जैसी वहियाद लड़की को आज तक अपनी दोस्त मान रहा था। ईशान के मुंह से खुद के लिए ऐसे शब्द सुनकर कावेरी को गुस्सा आ रहा था, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और ईशानी से कहा, जितना बेसब्री से तुम लोगों को रिजल्ट का इंतजार है, मुझे उससे भी ज्यादा बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सच बोल रही हूँ। वैसे मेरे पास एक और सबूत है, उसके लिए हमें सिंघानिया मेंशन चलना होगा। कावेरी की बात सुनकर और उसके मुंह से एक और सबूत की बात सुनकर ईशानी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। ईशान को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वह चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गया। जब से उसने वैदेही को टूटे हुए देखा था और सीमा जी को उसे पर यह इल्जाम लगाते हुए सुना था कि वह वैदेही को धोखा दे रहा है, तब से उसे किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। कावेरी के चेहरे पर आए एक्सप्रेशन देखकर ईशानी ने कहा, कौन सा सबूत? कावेरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा ना, उसके लिए हमें सिंघानिया मेंशन जाना होगा, क्योंकि वह सबूत मैं इस तरह से रास्ते पर तो नहीं दिखा सकती ना। उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझोगी। कावेरी की बातें सुनकर अब ईशानी को गुस्सा आ रहा था। उसने पलटकर अंश की तरफ देखा तो अंश ने आंखों के इशारे से उसे हाँ कहने के लिए कहा। कुछ ही देर में सभी लोग वापस सिंघानिया मेंशन पहुंच चुके थे। कावेरी इस वक्त सभी को देख रही थी और सब लोग उसे ईशान चुपचाप ऊपर अपने रूम में चला गया था। ये देखकर कावेरी ने कहा, ईशानी मैं ये दिखाना तो नहीं चाहती थी, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। पर मैं सबको ये सब नहीं दिखा सकती, पर अंश एक लड़का है इसलिए मैं उसे ये दिखा सकती हूँ, बाकी अंश तुम सबको सब कुछ बता देगा। कावेरी की गोल गोल बातें सुनकर ईशानी ने इरिटेट होते हैं कहा, मुझे नहीं पता कि तुम क्या दिखाना चाहती हो, पर चुपचाप अपना सबूत दिखाओ। कावेरी ने कहा, ठीक है। कुछ ही देर में कावेरी के हाथ में एक पेन ड्राइव थी। उसने ईशानी को देते हुए कहा, इसे तुम लैपटॉप में अटैच करके देख लो, इसमें जो कुछ भी है उसमें तुम्हें तुम्हारा सबूत मिल जाएगा। ईशानी ने एक सर्वेंट से अपना लैपटॉप नीचे लाने के लिए कहा और हैरानी से उसे पेन ड्राइव को देखने लगी और समझने की कोशिश कर रही थी कि इसमें क्या हो सकता है। वही अंश के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने कावेरी के चेहरे की तरफ देखा। कावेरी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस पेन ड्राइव में उसका कोई ब्रह्मास्त्र छुपा हुआ हो। घर के सभी बड़े चुपचाप अपनी जगह पर बैठे हुए थे। उनमें से कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। उन्होंने सब कुछ अपने बच्चों पर छोड़ दिया था। विनाश और तारा भी चुपचाप एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। कोई ना ही उनसे बात कर रहा था, ना ही उन लोगों की तरफ देख रहा था। उन दोनों को यह अपनी इंसल्ट लग रही थी, पर फिर भी वह अपनी बेटी के लिए यहाँ पर चुपचाप बैठे हुए थे, क्योंकि वह जानते थे एक बार उनकी बेटी सिंघानिया परिवार की बहू बन जाए, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। सर्वेंट के लैपटॉप लाते ही ईशानी ने पेन ड्राइव लैपटॉप से लगा दी और वीडियो देखने लगी। जैसे ही उसने वीडियो देखा उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अंश भी ईशानी के साथ ही था। उसने जब ईशानी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखा, उसने भी ध्यान से देखा तो उसे इस वक्त बेड पर एक लड़का और एक लड़की नेकेड एक दूसरे से चिपके हुए नजर आए, जिनके ऊपर सिर्फ एक चादर थी। उसने ध्यान से देखा तो उसे लड़के का चेहरा देखकर अंश के मुंह से निकला, ईशान भाई। अंश के मुंह से ईशान का नाम सुनकर ईशानी जोक उसे वीडियो में ईशान को देखकर पूरी तरह से हैरान हो गई थी। उसे यकीन हो गया कि उसने कुछ गलत नहीं देखा है। उसने एक बार फिर से अंश की तरफ देखा तो अंश और ज्यादा हैरान था। उसने ध्यान से दूसरी लड़की की तरफ देखा तो उसका चेहरा देखकर दोनों फिर से हैरान हो गए, क्योंकि वह कावेरी थी। कावेरी ने उन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर विचार ही बनते हुए कहा, मैं ये दिखाना तो नहीं चाहती थी, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर ईशान अभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करना चाहता तो आप लोग यह उसे दिखा सकते हैं। मैंने ईशानी तुम्हें ये देखने से पहले ही मना किया था, आंखें ईशान तुम्हारा भाई है। कावेरी की बात सुनकर और अंश ईशानी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर घर के सभी बड़े उनकी तरफ देखने लगे, जैसे पूछ रहे हो कि आखिर ऐसा क्या है जो तुम लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए हो। ईशानी और अंश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी कावेरी ने आंसू भरी आंखों से सबकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है, पर मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए मैं ये सब करने पर मजबूर हो गई हूँ। मैं अपने बच्चे को बेसहारा नहीं रहने दे सकती। ये सबूत है कि मेरे और ईशान के बीच में क्या हुआ था, जहां पर हम दोनों पहली बार एक हुए थे। मैंने इस होटल से यह फोटोज निकली है, वहां पर कुछ हिडन कैमरे लगे हुए थे। मुझे पहले ही लगा था कि आप में से कोई मुझ पर भरोसा नहीं करेगा, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया था। कावेरी की बात सुनकर ईशानी ने लैपटॉप बंद कर गुस्से से कहा, तुम बकवास कर रही हो, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर ये तुमने एडिट किया है। मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकते, और अगर उन्होंने ये गलती की होती तो वह एक्सेप्ट करते। वह इस तरह से अपनी गलती छुपाने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। अपनी बकवास बंद करो, मुझे मेरे भाई पर पूरा भरोसा है। ईशानी की बात सुनकर कावेरी ने आंसू भरी आंखों से सबकी तरफ देखा। सात्विक जी जो कि चुप थे, उन्होंने ईशानी से कहा, ईशानी हमें दिखाओ। सात्विक जी की बात सुनकर ईशानी ने कहा, पापा आप यह नहीं देख सकते। ईशानी की बात सुनकर सात्विक जी ने कहा, इतना सब कुछ हो गया है, ये लड़की बेशर्मी से सब कुछ ऐसे दिख रही है, न जाने इसमें कितने लोगों को दिखाया होगा। हमें यकीन है वह हमारे ईशान हो ही नहीं सकता।
कुछ ही देर में सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे क्योंकि जैसे ही उन्होंने एक झलक वह वीडियो देखा उन लोगों ने अपना मुंह फेर लिया। ईशानी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या कहे। डीएनए का रिजल्ट तो कल आने वाला था, पर यह वीडियो देखने के बाद घर के सभी लोगों को यकीन हो गया था कि जरूर कावेरी सच बोल रही है। परेशानी अभी भी यह मानने को तैयार नहीं थी। उसने अंश की तरफ देखा जो कि चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा था। उसे देखकर समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ईशानी को तो इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि अंश इतना सब कुछ होने के बाद इतना शांत कैसे हो सकता है। वही कावेरी ने जब देखा कि घर के सभी बड़े अब धीरे धीरे उसकी बातों पर यकीन कर रहे हैं, वह मन ही मन खुश होने लगी। उसने खुद से कहा बस कुछ और वक्त कर, जब डीएनए की रिजल्ट जाएगा मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। मैं हमेशा हमेशा के लिए सिंघानिया परिवार की बहू बन जाऊंगी। पूरा सिंघानिया अंपार मेरा हो जाएगा। जानकी जी तो अपने सर पर हाथ रखकर सोफे पर बैठी हुई थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने खुद से कहा हमारा ईशान हमसे झूठ नहीं बोल सकता, पर यह वीडियो आखिर क्या हो रहा है भगवान। उनके साथ ही हर्षवर्धन जी भी इस वक्त चुपचाप बैठे हुए थे। अविनाश जी ने सब की तरफ देखकर गुस्से से कहा अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे। हमारी बेटी पर भरोसा नहीं कर रहे थे आप लोग, इसलिए हमारी बेटी को ये कदम उठाना पड़ा। एक माँ बाप होकर भी हम उसे नहीं रोक पाए क्योंकि हमें हमारी बेटी के फ्यूचर की चिंता है। अब आप लोग बताइए कि आप लोग इस पर क्या एक्सप्लेन देंगे। एपिसोड 242 ईशानी का मास्टर प्लान और सच का खुलासा। इस वक्त सभी लोग हैरान परेशान थे। ईशानी ने कावेरी और उसके परिवार की तरफ देखा और कहा आप लोग यहाँ से चली जाए, कल डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ईशानी की बात सुनकर कावेरी ने कहा ठीक है। इतना कहकर वह वहाँ से मुस्कुराते हुए अपने पेरेंट्स के साथ चली गई। ईशानी ने अपने परिवार के लोगों की तरफ देखा जिनका चेहरा इस वक्त पीला क्या हुआ था। उसने सब की तरफ देखा और फिर अंश को उन सबको संभालने को कहा और दौड़ते हुए ऊपर ईशान के रूम की तरफ चली गई। उसे सबसे पहले ईशान को इस वीडियो के बारे में बताना था और उससे सच जानना ना था। अंश ने सब की तरफ देखा और कहा आप सब लोग टेंशन मत लीजिए, जरूरी नहीं कि जो कुछ भी वीडियो में था वह सच हो। कई बार ऐसा होता है कि जो दिखता है वह सच नहीं होता। और जिस तरह के एक्सप्रेशन बंसल परिवार के लोगों के थे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह प्लान उनके दिमाग में काफी टाइम से चल रहा था, पर अब फाइनली उन्हें यह मौका मिला है, इसलिए हमें उन लोगों पर इस तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए। अंश की बात पर किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि किसी के पास कुछ खाने के लिए था ही नहीं। वहीं ऊपर ईशानी ने आकर कहा भाई दरवाजा खोलिए। ईशान ने अंदर से अपने रूम को लॉक किया हुआ था। ईशानी ने काफी बार उसे दरवाजा खोलने कहा पर ईशान ने उसकी बात नहीं सुनी। आखिर में ईशानी ने डुप्लीकेट चाबी से रूम का दरवाजा खोला और खुद अंदर आ गई। जैसे ही वह अंदर आए उसका ध्यान ईशान पर गया जो कि बेड पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके हाथ में एक तस्वीर थी। ईशानी जल्दी से आकर घुटनों के बल ईशान के सामने बैठ गई। उसने प्यार से कहा भाई मेरी तरफ देखिए। ईशानी की बात सुनकर ईशान ने उसकी तरफ देखा। ईशानी ने प्यार से कहा आप बस मुझ पर भरोसा रखिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, सब कुछ। बस इस तरह से अपने आंसू मत बहाए, आप मुझे स्ट्रांग अच्छी लगते हैं। मुझे मेरे भाई को इस तरह से कमजोरों की तरह रोते हुए देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए प्लीज खुद को संभालिए, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आप बस कल का इंतजार कीजिए। ईशानी की बात सुनकर ईशान ने कहा तुम क्या करने वाली हो। ईशान के सवाल पर ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा बस कल का इंतजार कीजिए। नेक्स्ट डे दोपहर का वक्त, सिंघानिया मेंशन। इस वक्त सिंघानिया मेंशन में सभी लोग मौजूद थे। कपूर परिवार से अंश और ईशानी और बाकी सब लोग कपूर मेंशन जा चुके थे। कावेरी के हाथ में रिपोर्ट थी और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट। उसने मुस्कुराते हुए कहा अब तो रिपोर्ट भी आ गई है, वह भी तुम लोगों के कहे हुए अस्पताल में तुम लोगों की अपॉइंट की कोई डॉक्टर के हाथों से। अब क्या कहना चाहोगे। ईशानी कहते हुए कावेरी हंसने लगी। ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा कावेरी इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी तो बस पिक्चर स्टार्ट हुई है जो कि तुमने की है, पर पिक्चर खत्म मैं करूंगी। कहते हुए ईशानी ने सब की तरफ देखा जो कि उसकी बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे, जैसे समझने की कोशिश कर रहे हो कि आखिर ईशानी कहना क्या चाहती है। ईशान भी ईशानी के चेहरे का कॉन्फिडेंस देखकर हैरान था क्योंकि रिपोर्ट्स पॉजिटिव देखकर वह समझ नहीं पा रहा था कि अब वह क्या कहे, क्योंकि वह जानता था कि वह सच बोल रहा है, पर रिपोर्ट्स और वीडियो देखने के बाद उसे खुद पर डाउट होने लगा था कि कहीं नशे में उसने ऐसा कभी कुछ किया तो नहीं था, पर जहां तक उसे याद था उसके साथ कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो कि कुछ अजीब हो। ईशानी ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़ी हुई एक पेन ड्राइव की तरफ देखा और कहा कावेरी तुम्हें पता है तुम्हारी पेन ड्राइव में बहुत संभाल के रखी है, फ्यूचर में उसका बहुत कम पड़ सकता है मुझे, पर ये दूसरी है। कुछ ही देर में सभी लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे और टीवी पर एक वीडियो चल रहा था। यह वही वीडियो था जो कि कावेरी ने ईशानी को दिखाया था, जिसमें ईशान और कावेरी दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक थे और दोनों इंटीमेट हो रहे थे। ये देखकर सभी लोगों ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली और कावेरी ने कहा ईशानी तुम क्या कर रही हो, ये सब लोगों ने पहले ही देख लिया है, तुम क्यों फिर से ये सबको दिखाकर मुझे अपनी ही नजरों में गिरना चाहती हो। अगर मुझे अपने बच्चों की परवाह न होती तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया होता। कावेरी के आंसू देखकर ईशानी ने मुस्कुराते हो कहा अरे रुको तो सही। इतना कहकर उसने लैपटॉप पर एक और वीडियो ऑन कर दिया जहां पर इस वक्त ईशान अपने ऑफिस के कॉरिडोर में घूम रहा था। दोनों वीडियो को देखकर सभी लोग सवालिया नजरों से इसने की तरफ देखने लगे। ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा दोनों वीडियो के कॉर्नर पर डेट और टाइम देखिए।
ईशानी की बात सुनकर सब लोगों ने वैसा ही किया और सब लोग ये देखकर हैरान हो गए कि दोनों वीडियो के कॉर्नर पर एक ही डेट और टाइम था। अब सवाल ये था कि दोनों वीडियो में एक ही इंसान एक ही वक्त और एक ही डेट पर कैसे हो सकता है। वहीं ये देखकर तो कावेरी की हालत खराब हो गई। ईशानी ने सबकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आप सब लोग क्या सोच रहे हैं, तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यह जो वीडियो है ये ऑफिस का है, जहाँ पर भाई सभी एम्प्लॉइज के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि ये दिन का वक्त था और उस दिन सिंघानिया कॉरपोरेशन की मल्होत्रा कॉरपोरेशन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए भाई चाहन कर भी ऑफिस से बाहर नहीं जा सकते थे। और जो वीडियो महान कावेरी बंसल जी ने मुझे दिया है, उस वीडियो का टाइम बिल्कुल मीटिंग के टाइम से मैच हो रहा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिंघानिया कॉरपोरेशन और मल्होत्रा कॉरपोरेशन दोनों ने इस मीटिंग में अपनी डील फाइनल कर ली थी। तो अब आप लोग खुद सोचिए कि अगर भाई मीटिंग में थे तो कावेरी मैडम के साथ कौन था जिसका चेहरा हूबहू ईशान भाई की तरह नजर आ रहा है। ईशानी का सवाल सुनकर सभी लोग कावेरी की तरफ देखने लगे। कावेरी ने घबराते हुए कहा, ईशानी यह क्या है, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने टाइम में कुछ गड़बड़ी की है। मुझे याद है ईशान पार्टी करने के बाद मेरे पास आया था, मीटिंग सक्सेसफुल होने के बाद ये रात का टाइम था, तुमने वीडियो के साथ गड़बड़ की है। कावेरी की बात सुनकर ईशानी जोर जोर से हंसने लगी। हंसते हुए ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पलट कर सबकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि मेरे भाई कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैं बिल्कुल भी उसे वीडियो पर और रिपोर्ट्स पर भरोसा नहीं किया। मैंने खुद अंश के साथ मिलकर सब कुछ पता किया और जो सच हमारे सामने आया वह हम दोनों को हैरान करने के लिए काफ़ी था। ये जो वीडियो है जिसमें आप लोग ईशान भाई को इस कावेरी के साथ देख रहे हैं, यह एडिटेड नहीं है, क्योंकि इसने जानबूझकर ईशान भाई को फंसाने के लिए खूब बहू उनकी तरह एक आदमी को प्लास्टिक सर्जरी कराई है। पर फिर भी असली और नकली में कुछ तो फर्क रह ही जाता है। ना कहकर ईशानी ने अपना मोबाइल निकाल कर एक नंबर डायल किया। कुछ ही देर में सिंघानिया मेंशन का दरवाजा खुला और एक इंसान अंदर आया। जैसे ही सबने उसकी तरफ देखा सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि उसका चेहरा 80% तक ईशान के चेहरे से मैच हो रहा था। ईशानी ने सबकी तरफ देखा, मुस्कुराते हुए कहा, कावेरी ने ईशान भाई को फंसाने के लिए इस इंसान को लाखों रुपए देकर अपना चेहरा चेंज करने के लिए कहा, पर फिर भी इसकी सक्सेसफुल सर्जरी नहीं हो पाई। पर कावेरी को यकीन था कि वीडियो में अंधेरा होने की वजह से हम लोग यह मान लेंगे कि यह इंसान ईशान भाई है, और अगर हम लोग इसकी जांच करते तो भी हमें यही पता चला कि वीडियो एडिटेड नहीं है, और आखिर में हम लोग इसकी बात मान लेते। ईशानी की बात सुनकर कावेरी ने चिल्लाते हुए कहा, बकवास बंद करो ईशानी, तुम इस तरह से मुझ पर झूठे इल्जाम नहीं लगा सकती। मैं ऐसा कुछ नहीं किया है, यह जरूर तुमने किया है और तुम जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए इस इंसान को यहाँ पर लेकर आए हो। तुम नहीं इसे प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए कहा है और अब सारा इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। कावेरी की बात सुनकर ईशानी और बाकी सब उसे हैरानी से देखने लगे। ईशानी ने मुस्कुराते हैं, कावेरी मैं आज तक तुम्हारे जैसी झूठी इंसान अपनी लाइफ में नहीं देखी। फिर उसने मुस्कुराकर अविनाश और तारा की तरफ देखा, जो कि चुपचाप खड़े थे, क्योंकि वह भी समझ गए थे कि आप उनका भांडा फूट चुका है। उसने कहा, अंकल आंटी, आपको अपनी बेटी को थोड़ी सी तो समझदारी की बातें बतानी चाहिए थी। कोई खुद के लिए इतने गड्ढे कैसे खोद सकता है? मतलब आपकी बेटी सारे काम खुद से करती है, गुंडों को शेयर करना, किसी को अपने अकाउंट से पैसे भेजना, ये सारे काम तो आपको किसी और से करवाने चाहिए थे, पर नहीं, आप लोग तो बिल्कुल भी प्रोफेशनल ही है। कितनी जल्दी मेरी पकड़ में आ गए। ईशानी की बात सुनकर कावेरी के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। ईशानी ने मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखा और कहा, कावेरी हमेशा से भाई से शादी करना चाहती थी, पर भाई ने जब कावेरी से कहा कि वह उससे शादी नहीं कर सकते और वह किसी और से प्यार करते हैं, तो सबसे पहले कावेरी ने ये प्लान बनाया कि वह उसे लड़की को जिस भाई प्यार करते हैं यानी कि वैदेही को रास्ते से हटाएगी। पर बाद में कावेरी की पूजनीय पिताजी मिस्टर अविनाश बजाज ने उसे समझाया कि इस तरह से किसी को मारना गलत है, इसलिए कावेरी मैडम ने अपना प्लान चेंज कर लिया। कहकर ईशानी मुस्कुराते हुए कावेरी की तरफ देखने लगी, जैसे कह रही हो यही प्लान था ना। ईशानी की बात पर कावेरी के मुंह से कुछ निकल ही नहीं। ईशानी ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, और फिर इनके दिमाग में एक अलग प्लान ने जन्म लिया कि यह लोग एक आदमी को ईशान भाई की तरह बनाएंगे और उसके साथ कुछ इंटीमेट पिक्चर खींचकर हमें भेज देंगे, ताकि हमें लगेगी ईशान भाई और कावेरी का कुछ चल रहा है। पर यह कावेरी की पूजनीय माताजी यानी कि मिसेज तारा बजाज को ये प्लान पसंद नहीं आया, इसलिए इसे भी इन लोगों ने कैंसिल कर दिया। बाद में इन लोगों ने डिसाइड किया कि यह लोग अपनी ही बेटी को किसी और के साथ सुलाएंगे, क्योंकि उनकी खुद की बेटी इसके लिए तैयार थी, और बाद में उसे प्रेग्नेंट करके वह बच्चा मेरे भाई का है कहकर दुनिया के सामने हमें बदनाम करके शादी के लिए फोर्स करेंगे। उन्हें इसके लिए सही मौका लगा जब ईशान भाई और वैदेही की सगाई हो रही थी। इन लोगों ने पहले से काफी कुछ प्लान किया हुआ था, पर इन्हें मौका नहीं मिल रहा था, और जब मौका मिला तो इन्होंने मौके पर चौका मार लिया। और रही बात डीएनए रिपोर्ट्स की पॉजिटिव आने की, तो हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को इन लोगों ने पैसे दिए हुए हैं। इस वक्त की वजह से हॉस्पिटल के स्टाफ ने रिपोर्ट बदल दी, जिसका एहसास डॉक्टर को भी नहीं है। ये बात मुझे इसलिए पता थी क्योंकि मैंने पहले ही अस्पताल के सभी कैमरे इसको ऐसी जगह पर लगा दिया था जहां पर किसी की नज़र भी ना पड़ सके, इसलिए अगर कोई बाकी कैमरे खराब भी कर तो मेरे हिडन कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए, और वैसा ही हुआ।
ईशानी की बात सुनकर ईशान ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और ईशानी को गले से लगाते हुए कहा, थैंक यू सो मच। तुम नहीं जानती कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। जब से मुझ पर यह इल्जाम लगा है मैं एक पल के लिए भी सुकून से नहीं सो पाया हूँ। हर वक्त मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ गलत किया है, जबकि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं किया। ईशान की बात सुनकर ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई आपको मुझे थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे भाई हैं। अगर मैं आपके लिए ये सब कुछ नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी, इसलिए प्लीज़ मुझे थैंक यू कहकर पर आया मत कीजिए। और रही बात इस कावेरी बजाज की, तो इससे तो मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। इसकी वजह से आपकी सगाई खराब हो गई, इसकी वजह से वैदेही पता नहीं इस वक्त की हालत में होगी, इसकी वजह से आपकी आंखों में मैं आंसू देखे तो इससे बदला लेना तो बनता ही है। ईशानी की बात सुनकर कावेरी ने घबराते हुए कहा, ईशानी मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सिर्फ ईशान से प्यार करती थी। और यह सच में ईशान का इतना कहकर उसने अपने पेट पर हाथ रख तभी ईशानी ने हंसते हुए कहा, मुझे सच सच बताओ तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है? मतलब तुम्हारी सारी सच्चाई हम लोगों के सामने आ चुकी है, फिर मैं तुम यह एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि यह सारा जाल तुमने बुना था। ईशानी की बात पर वैदेही कुछ कहती तभी हर्षवर्धन जी ने गुस्से से कहा, बहुत तमाशा हो चुका है हमारे परिवार का, हमारे पोते का और हमारी होने वाली पोता बहू का, वह भी इन लोगों की वजह से। इन लोगों को इतनी आसानी से मत छोड़ना सात्विक, कहकर उन्होंने सात्विक जी की तरफ देखा जो कि खुद भी गुस्से से बजाज परिवार को देख रहे थे। एपिसोड 243 प्यार का दर्द और दूसरा मौका। इस वक्त पूरा सिंघानिया परिवार गुस्से से बजाज परिवार को देख रहा था। बजाज परिवार की हवा टाइट हो चुकी थी। कावेरी को तो समझ नहीं आ रहा था कि उसका प्लान इस तरह से एक्सपोज कैसे हो गया। उसने घबराई हुई नजरों से ईशान की तरफ देखा जो कि अब और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। ईशान को देखकर कावेरी ने खुद सिखाओ, नहीं इस तरह से मेरा प्लेन फ्लॉप नहीं हो सकता, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, मुझे ईशान को अपना बनाना ही होगा, वह सिर्फ मेरा है, यह मन ही मन सोचकर कावेरी जल्दी से दौड़ते हुए जाकर सीधा ईशान के गले से लिपट गई। उसने रोते हुए कहा, आई एम सॉरी ईशान, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ इसलिए मैंने ये सब कुछ किया, मैं तुम्हारे बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती, प्लीज यार मुझे माफ कर दो, हम हमारी लाइफ की एक नई शुरुआत करेंगे प्लीज ईशान। कहते हुए उसने ईशान पर अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत कर दी। कावेरी के छूने की वजह से ईशान को हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से कावेरी को कुछ जरूर धक्का देते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? लगता है तुम्हें जीने का शौक नहीं है, तुमने पहले मेरा घर तोड़ा, तुम्हारी वजह से मेरी बात ही अब मुझसे दूर हो गई और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसी घटिया लड़की के साथ मैं अपनी लाइफ की शुरुआत करूंगा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ईशान सिंघानिया क्या चीज है। जितने आंसू मेरी वैदेही ने बहाए हैं उससे ज्यादा तुम बहाओगी। ईशान की बात सुनकर कावेरी ने रोते हुए कहा, ईशान तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसने इतना कहा ही था कि ईशान ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया, पर इस बार सिंघानिया परिवार के किसी भी इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वह जानते थे कि ईशान ने इस बार कुछ भी गलत नहीं किया है। आखिर सामने खड़ी इसी लड़की ने उसकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन खराब किया था। इसी लड़की की वजह से पिछले 3 दिनों से उनमें से कोई ठीक से सो नहीं पाया था, तो आखिर अब वह इस पर रहम कैसे खाते। ईशान ने कावेरी और उसके माँ बाप की तरफ देखा और कहा, अगर जिंदा यहाँ से जाना चाहते हो तो अभी के अभी निकल जाओ, वरना हो सकता है तुम लोग यहाँ से जिंदा भी ना जा पाओ, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कहते हुए ईशान बेहद डरावना लग रहा था। ईशान की गुस्से भरी धमकी सुनकर वैदेही के पेरेंट्स और वह हद से ज्यादा डर गई। कुछ ही देर में वह लोग वहां से जा चुके थे। ईशान इस वक्त गुस्से से काफी ज्यादा भर चुका था। उसे देखकर ईशानी ने उसके पास आकर उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, भाई शांत हो जाए, बजाज परिवार की बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है। मैंने ये सारे प्रूफ्स ऑलरेडी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया है, क्योंकि उसे दिन ना चाहते हुए भी कुछ मीडिया रिपोर्टर्स में यह न्यूज पब्लिश कर दी थी कि आपकी सगाई के दिन आपकी सगाई इस वजह से रुक गई क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी। ईशानी की बात सुनकर ईशान ने उसकी तरफ प्यार से देखा पर कुछ नहीं कहा। उसकी बहन ने उसके लिए इतना कुछ किया था, जिस वक्त उसे अपनी बहन का साथ देकर खुद भी एविडेंस कलेक्ट करने चाहिए थे, वह अपने ही गम में खोया हुआ था, जिस वजह से उसने किसी चीज पर ध्यान ही नहीं दिया। ईशानी ने ईशान से कहा, भाई अब बहुत हो गया है, अब सब कुछ सामने आ चुका है, इसलिए हमें वैदेही भाभी को मनाने के लिए चलना चाहिए। ईशानी की बात सुनकर ईशान ने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं मैं वैदेही के पास नहीं जाऊंगा। ईशान की बात सुनकर सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। ईशानी ने कहा, भाई पर क्यों? उसने इतना कहा ही था कि अंश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचते हुए कहा, ईशानी यह भाई का पर्सनल मैटर है, हम उनकी हर चीज में इंटरफेयर नहीं कर सकते, अब आगे उन्हें क्या करना है ये वह खुद देख लेंगे। फिलहाल आज संडे है और बच्चे घर पर हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हमें घर जाना होगा, अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। अंश की बात सुनकर ईशानी कुछ कहना चाहती थी पर आखिर में उसने कहा, ठीक है भाई, पर जो भी करना है सोच समझकर कीजिएगा, क्योंकि जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती। मुझे और अंश को दूसरा मौका मिला था और आपको भी मिल रहा है, आपको ये दूसरा मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, वरना जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट आप इसी तरह से बर्बाद कर देंगे। कहते हुए ईशानी अंश के साथ वहां से चली गई। ईशान ने अपने घर वालों की तरफ देखा जो कि सवालिया नजरों से उसे ही देख रहे थे। पर ईशान
इस वक्त किसी के भी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा, मैं थक गया हूँ, क्या मैं अपने रूम में आराम करने के लिए जा सकता हूँ। ईशान की आवाज़ में भारीपन था, उसकी आंखें भी ठीक से नाश होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा सूजी सूजी लगा रही थी। सबने एक साथ अपना सर हिला दिया। ईशान चुपचाप ऊपर अपने रूम में सोने के लिए चला गया। ईशान के जाने के बाद सोनिया जी ने कहा, माँ क्या हमें सीमा जी से बात करनी चाहिए। सोनिया जी की बात सुनकर जानकी जी ने कहा, नहीं, ईशान ने जरूर कुछ ना कुछ सोचा ही होगा, हमें आप सब कुछ उसे पर छोड़ देना चाहिए, हर बार हम लोग उसके लिए उसके सामने खड़ी नहीं रह सकते। जानकी जी की बात सोनिया जी को और बाकी सब को सही लगी, इसलिए उन्होंने सारा मैटर ईशान पर छोड़ने का डिसीजन ले लिया और सब लोग अपने अपने काम पर चले गए, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 3 दिनों से उनमें से कोई भी किसी काम को दिल लगाकर नहीं कर रहा था, जिस वजह से उनके काफ़ी काम पेंडिंग पड़े हुए थे। ईशान के रूम में ईशान इस वक्त अपने बेड पर बैठकर अपनी और वैदेही की तस्वीर देख रहा था। उसने खुद से कहा, तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, बिना सोचे समझे सिर्फ एक रिपोर्ट को देखकर तुमने मेरे कैरेक्टर को जज कर लिया। सच्चा प्यार अपने प्यार को एक बार दूसरा मौका देता है। वैदेही, तुमने एक बार भी यह नहीं कहा कि यह रिपोर्ट झूठी हो सकती है। तुम्हारी मॉम जब मुझ पर इल्जाम लगा रही थी कि मैं तुम्हारा फायदा उठाया है, तुमने उसे वक्त भी कुछ नहीं कहा। आज से पहले मैं तुम्हारे पीछे भागता था, पर अब और नहीं। अगर प्यार तुमने भी किया है तो इस बार एफर्ट्स तुम्हें लगाने होंगे। इतना मन ही मन डिसाइड करके ईशान बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया, क्योंकि अब वह ऑफिस जाना चाहता था। पिछले 3 दिनों से वह ऑफिस नहीं गया था और उसका काफ़ी ज़्यादा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। अब वह अपने काम पर अच्छे से ध्यान देना चाहता था। दूसरी तरफ इस वक्त न्यूज़ चैनल पर बजाज खानदान की काली करतूत लाइव नजर आ रही थी, क्योंकि ईशानी ने सिंघानिया मेंशन किया। लिविंग रूम का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर डाल दिया था। सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि किस तरह से बजाज परिवार ने मिलकर सिंघानिया परिवार के बेटे ईशान सिंघानिया को फंसाने का प्लान उसी की सगाई को तोड़ने के लिए बनाया। सभी लोग उन्हें बुरा भला कह रहे थे। पूरे सोशल मीडिया पर बजाज खानदान की थू थू रही थी। उनके शेयर्स लगातार गिरते जा रहे थे, किसी भी वक्त वह बैंकरप्ट हो सकते थे। वैदेही, जो कि 3 दिनों से अपने रूम से बाहर नहीं निकली थी, उसने अपनी मां की तेज चिल्लाने की आवाज़ सुनी। वह इस वक्त गुमसुम अपने बेड पर बैठी हुई थी। अपनी मां की तेज चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वह घबराते हुए रूम से दौड़ते हुए बाहर आ गई। उसने लिविंग रूम में देखा, उसकी मां है रानी से टीवी की तरफ देखकर अपने दोनों हाथ मुंह पर रखकर खड़ी थी। उसने घबराते हुए उनके पास आकर कहा, क्या हुआ मां। उसने इतना कहा ही था कि उसे न्यूज़ एंकर के मुंह से ईशान सिंघानिया नाम सुनाई दिया। ईशानी ने पलटकर टीवी की तरफ देखा तो जैसे जैसे टीवी पर वह सब कुछ देख रही थी, जो भी एविडेंस सोशल मीडिया पर डाले गए थे, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। साथ ही उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने अपने हाथ दोनों अपने सर पर रख लिए और हैरानी से कहा, मतलब ईशान ने कुछ नहीं किया था और मैंने उसका विश्वास नहीं किया। मैंने तो उसे थप्पड़ भी मार दिया, माँ तो उसे घटिया और धोखेबाज भी कह दिया। इस वक्त जिस तरह से वैदेही की हालत खराब थी, सच्चाई जानने के बाद उसकी मां की भी ऐसी ही हालत खराब थी। उसे अपनी बेटी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उन्होंने आंसू भरी आंखों से वैदेही की तरफ देखते हुए कहा, वैदेही मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं पता था कि सच्चाई ऐसी होगी। उसे वक्त जो कुछ भी हमारे सामने था, उसे देखकर मैं कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थी, इसलिए मैंने सिंघानिया परिवार के साथ बदतमीजी से बात की। अब तो वो लोग शायद तुझे एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। सीमा जी के रोने की आवाज़ सुनकर वैदेही होश में आई। उन्होंने सीमा जी को अपने सीने से लगाकर शांत करते हुए कहा, माँ शांत हो जाए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं ईशान से माफ़ी मांगूंगी। मैंने अपने प्यार, अपने ईशान पर भरोसा नहीं किया, जबकि मैं जानती थी कि उसने आज तक मेरे अलावा कभी किसी को आंख उठाकर देखा भी नहीं। वैदेही की बात सुनकर सीमा जी ने कहा, हाँ बेटा, तूने अपने प्यार पर और मैंने तेरे प्यार पर भरोसा नहीं किया है। हमें ईशान और उसके परिवार से माफ़ी मांगनी ही होगी बेटा। सीमा जी की बात सुनकर वैदेही ने कहा, मोम माफ़ी मैं मांगूंगी, आप घर पर रहेंगे, मैं ईशान से मिलने के लिए उसके ऑफिस जा रही हूँ। कहकर वैदेही तेजी से अपने रूम में अपना वॉलेट लेने के लिए चली गई। वैदेही की बात सुनकर सीमा जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने वैदेही की तरफ देखकर प्यार से कहा, बेटा अगर ईशान ने तुम्हें माफ़ नहीं किया तो टूटने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। सीमा जी की प्यार भरी बात सुनकर वह देखने उन्हें गले से लगाते हुए कहा, मैं जानती हूँ माँ, अगर पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए तो भी आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। दूसरी तरफ ईशान सिंघानिया कॉरपोरेशन पहुंच चुका था। सभी लोगों ने 2 दिन पहले की न्यूज़ भी सुनी थी और आज कुर्सी की न्यूज़ भी। सभी लोग ईशान की तरफ ही देख रहे थे। उन सबको ईशान के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि ईशान की सगाई सिर्फ एक बदतमीज और घटिया औरत की वजह से खराब हो गई थी, पर किसी ने उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, सिर्फ उसे नज़र चुरा चुरा कर देखते रहे। ईशान सबको इग्नोर करता हुआ अपने केबिन में आकर बैठ गया और चुपचाप अपना काम करने लगा। उसे किसी की नज़रों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह जानता था कि वह सच है और अब तो सच्चाई सबके सामने भी आ चुकी थी। ईशान को अभी काम करके आधा घंटा ही हुआ था कि तभी उसके केबिन के दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। ईशान ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा और धीरे से कहा, कम इन। उसके इतना कहते ही धीरे से केबिन का दरवाजा खुला और वैदेही अंदर आई, जिसकी आंखें इस वक्त आंसुओं से भीगी हुई थी। ईशान ने अपना चेहरा वापस नीचे कर लिया था, जिस वजह से उसने वैदेही की तरफ नहीं देखा।
ईशान ने जब देखा कि काफी देर तक जो इंसान ऑफिस के अंदर आया है उसने कुछ नहीं कहा तो उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। तभी उसे अपने सामने वैदेही नजर आई। वैदेही को देखते ही ईशान उसे देखने लगा। उतरा हुआ लग रहा था। उसके चेहरे पर पहले की तरह ब्लू नहीं था बल्कि उदासी थी। उसकी आंखों में भी आंसू की बूंदें चमक रही थी। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे सदियों के बाद उनका मिलन हुआ हो। ईशान ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप वैदेही को देख रहा था। वही वैदेही ने जब ईशान की तरफ देखा उसे कंट्रोल नहीं हुआ। वह दौड़ते हुए ईशान के पास आ गई और उसकी कुर्सी के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने रोते हुए कहा, आई एम सॉरी। वैदेही को रोते हुए देखकर ईशान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह जानता था कि वैदेही की इसमें कोई गलती नहीं है, पर फिर भी उसे इस बात का दुख हो रहा था कि वैदेही ने एक बार भी उसे पर भरोसा नहीं किया, एक बार भी उस सवाल नहीं किया कि क्या सच है और क्या झूठ। ईशान ने अपनी खाली आंखों से वैदेही की तरफ देखते हुए कहा, मिस वैदेही क्या आपको कुछ काम था? ईशान के मुंह से खुद के लिए मिस वैदेही सुनकर वैदेही की आंखों से पानी की तरह आंसू बहने लगे। उसने आंसू भरी आंखों से ईशान को देखा और झटके से उसके गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, आई एम सॉरी इंसान, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत बड़ी गलती की है, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, बस मुझे इस बार माफ कर दो। मैं प्रॉमिस करती हूँ अगली बार से मैं कभी भी तुम पर शक नहीं करूंगी, हमेशा तुम पर भरोसा करूंगी, प्लीज। ईशान कहते हुए वैदेही बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रही थी। ज्यादा रोने की वजह से उसकी सांसें भी उखड़ रही थी। ईशान ने वैदेही को खुद से दूर करके उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या सच में? वैदेही ने कहा। इसने कहा, पर मेरी इसके लिए एक शर्त है, क्योंकि अब अगर मैं तुम्हें माफ कर दिया और दोबारा यही सब कुछ हुआ और तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। ईशान की बात सुनकर वैदेही ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, कौन सी शर्त? एपिसोड 244। 6 साल बाद मुंबई इंटरनेशनल स्कूल। इस वक्त एक 12 साल की लड़की फुटबॉल खेल रही थी। उसने फुटबॉल का कॉस्ट्यूम पहने हुआ था, उसके लंबे बाल थे जिसको उसने पोनीटेल में बंधा हुआ था। वह लड़की इस वक्त पसीने से नहीं हुई थी। बास्केटबॉल कोर्ट में काफी लड़कियां उसके हाथ से बास्केटबॉल खेलने की कोशिश कर रहे थे, पर वह लड़की सबसे बचाते हुए बास्केटबॉल गोल करने के लिए लेकर जा रही थी। बास्केटबॉल मैच देखने के लिए बैठे सभी लोग जोर जोर से चला रहे थे, अंशी अंशी अंशी। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि यह कोई और नहीं हमारी द ग्रेट अंशी कपूर है, जो कि अब 12 साल की हो चुकी है। सभी के चिल्लाते ही अंशी ने बास्केटबॉल बास्केट में डाल दिया और इसी के साथ कमेंटेटर ने चलते हुए कहा, तो विनय है टीम ए। उसके इतना कहते ही टीम ए के सभी लोगों ने एक साथ अंशी को हवा में उठा लिया और गोल गोल घूमने लगे। अंशी खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी हंसी बास्केटबॉल ग्राउंड पर गूंज रही थी। मैच देख रहे सभी लोगों के बीच एक 17 साल का हाथ समझ लड़का खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज फिर से एंजल तुम जीत गई। उसने इतना कहा ही था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगस्त्य चलो एग्जाम का टाइम होने वाला है। ये कोई और नहीं अगस्त्य था, जो कि इस वक्त 12th स्टैंडर्ड में था। वह काफी हैंडसम हो गया था, उसे हल्की दाढ़ी मूंछ भी आ गई थी। उसकी हाइट भी 6 फीट से ज्यादा हो चुकी थी। उसकी बॉडी भी किसी मस्कुलर हीरो से कम नहीं थी। अगस्त्य ने पलट कर देखा तो उसके पीछे उसका दोस्त सिद्धार्थ खड़ा था। उसने कहा, ठीक है, बस मैं एक बार एंजल को कांग्रेचुलेशंस का कराता हूँ। अगस्त्य की बात सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, अगस्त्य बस 5 मिनट, अगर हम लेट हो गए तो हमें अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, चल तू बाद में अपनी एंजल को कंग्रेचुलेशन का लेना। इतना कहकर सिद्धार्थ जबरदस्ती अगस्त्य को खींचता हुआ वहां से एग्जामिनेशन हॉल की तरफ लेकर चला गया। वहीं कुछ देर बाद स्टेज पर अंशी ने ट्रॉफी ली, उसके गले में मेडल भी पहनाया गया। अंशी के चेहरे पर इस वक्त बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वह यहाँ वहाँ देखते हुए किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसने खुद से कहा, क्या अगस्त है मेरा मैच देखने के लिए नहीं आया था? उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसने इतना कहा ही था कि उसे एक और इंसान नजर आया जो कि उसे ही घूर रहा था। अंशी ने खुद से कहा, और यह नीली आंखों वाला मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है? इस वक्त एक जगह पर दक्ष खड़ा था। दक्ष बेहद हैंडसम हो गया था। उसकी नीली आंखें किसी को भी हिप्नोटाइज करने के लिए काफी थी। उसकी चार्मिंग और डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी की वजह से लड़कियां उसकी दीवानी थी। वह भी 17 साल का हो चुका था। उसकी हाइट भी 6 फीट से ज्यादा हो चुकी थी, पर साथ ही वह बेहद डरावना हो चुका था। कोई भी उसके साथ बात करने से पहले 1000 बार सोचता था। दक्ष अभी अंशी को देख ही रहा था कि तभी शुभ, जो कि रोने की कगार पर आ गया था, उसने कहा, अरे मेरे भाई चला, एग्जाम स्टार्ट हो गया होगा, चल। शुभ की बात सुनकर दक्ष ने उसकी तरफ देखा और फिर वहां से चुपचाप एग्जामिनेशन रूम की तरफ जाने लगा। शुभ ने गहरी सांस ली और कहा, थैंक गॉड। फिर वह भी दक्ष के पीछे पीछे एग्जामिनेशन हॉल की तरफ चला गया। वहीं कुछ देर बाद अंशी ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। इस वक्त उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहन ली थी। उसने अपने बालों की भी 2 चोटियां बना ली थी। इस वक्त वह बेहद क्यूट लग रही थी। वह रेस्ट रूम में खुद को देख रही थी। उसने खुद से कहा, अगर नीली आंखों वाला मॉन्स्टर मेरी मैच देखने के लिए आ सकता है तो फिर तुम क्यों नहीं आए अगस्त्य? तुमने मेरा प्रॉमिस तोड़ा है, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें तो आना चाहिए था। कोई नहीं, आज मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। कहते हुए अंश की आंखें शैतानी तरीके से चमकने लगी। तभी उसका मोबाइल, जो कि रेस्ट रूम में रखा हुआ था, वह बजने लगा। अंशी ने खुद से कहा, किसी सुना तो नहीं? इतना कहकर उसने जल्दी से मोबाइल उठा लिया। मोबाइल उठाते ही दूसरी तरफ से अंश ने खुशी भरी आवाज में कहा, कांग्रेचुलेशंस प्रिंसेस।
अंश की आवाज़ सुनते ही अंशी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। अगले ही पल उसने मुंह बनाते हुए कहा, डैडी मैं आपसे गुस्सा हूँ, आप मेरा मैच देखने के लिए क्यों नहीं आए थे? ना ही मॉम आई थी, इनफैक्ट कोई भी नहीं आया था। मैं आपसे किसी से बात नहीं करूंगी। इतना कहकर अंशी ने कॉल कट कर दिया। कॉल कट होते ही अंश, जो कि इस वक्त कपूर कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस में अपने सीईओ केबिन में बैठा हुआ था, उसने खुद से कहा, वह गोड ये लड़की। इतना कहकर उसने दोबारा अंशी का नंबर डायल कर दिया। अंशी, जो कि अंश के दोबारा कॉल करने का इंतजार कर रही थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, डैडी यही वक्त है मुझे आपसे कुछ मांगने का। इतना कहकर उसने कॉल उठाकर उदासी भरी आवाज में कहा, अब आप कॉल क्यों कर रहे हो? जब आपके पास मेरी मैच देखने का टाइम नहीं था तो अब आपके पास टाइम कैसे है? अंश की बात सुनकर अंश ने प्यार से कहा, प्रिंसेस यह आपकी सिर्फ प्रैक्टिस मैच थी, आपकी रियल मैच एक हफ्ते के बाद है और आप तो जानती हो ना कि आपकी मोम इस वक्त कितने इंपॉर्टेंट काम में बिजी है। और रही मेरी बात, तो इस वक्त आपके दादू की तबीयत ठीक नहीं है तो पूरी कंपनी का प्रेशर मेरे ऊपर है। प्लीज प्रिंसेस माफ कर दो, एक हफ्ते के बाद डैडी आपका मैच देखने के लिए सबसे पहले आ जाएंगे, पक्का वाला प्रॉमिस, बस इस बार माफ कर दो। अंश की बात सुनकर अंशी के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, ठीक है डैडी, मैं आपको माफ करने के लिए तैयार हूं, पर उसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। अगर आप मेरी शर्त मानने के लिए तैयार है तो मैं आपको माफ कर सकती हूं, वरना मैं आपसे बात नहीं कर रही। अपनी छोटी सी शहजादी की डिमांड सुनकर अंश ने खुद से कहा, मेरी बेटी फायदा उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ दी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है प्रिंसेस, आपको क्या चाहिए बोलिए। अगर वह चीज़ देने लायक हुई और आपकी मोम मुझ पर गुस्सा ना करे तो मैं वह चीज़ आपको देने के लिए तैयार हूँ, वरना फिर मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि आपकी मोम मुझे छोड़ेगी नहीं। अंश की बात सुनकर अंशी का चेहरा खिल गया। उसने कहा, डैडी मुझे सुपर बाइक चाहिए। अंशी की डिमांड सुनकर अंश ने कहा, प्रिंसेस अभी आपसे 12 साल की हो, वह आपको नहीं मिलेगी। अंश की बात सुनकर अंश ने गुस्से से कहा, पर डैडी आपने वह हिवांश भाई और शिवांश भाई को तो लेकर दी है ना, मुझे भी चाहिए, मतलब चाहिए। सुपर बाइक बच्चों के लिए बनाई गई स्पेशल बाइक थी, जो कि 12 से 15 साल के बच्चों के लिए बनाई जाती थी, जिसमें बच्चे आसानी से ट्रैवल कर सकते थे। लास्ट बर्थडे पर अंश ने अपने दोनों बेटों को सुपर बाइक गिफ्ट की थी और अपनी बेटी के लिए वह एक पूरा का पूरा विला खरीद चुका था, जो कि उसने अपनी बेटी को गिफ्ट में दे दिया था। पर फिर भी उसकी छोटी सी शहजादी को अपने भाइयों से जलन हो रही थी। अंशी की बात सुनकर अंश ने उसे समझाते हुए कहा, प्रिंसेस आप जानती हो कि आपके दोनों भाई उसे अच्छे से चला सकते हैं, पर आप अभी छोटी हो और अगर मैं आपको दिला भी दूं तो आपकी मोम आपको उसे चलाने नहीं देगी। अंश की बात सुनकर अंशी ने कहा, ठीक है डैडी, मुझे आपसे बात नहीं करनी। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। कॉल कट करने के बाद वह शैतानी तरीके से मुस्कुराने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके डैडी उसकी बात मानकर ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अंश ने खुद से कहा, चलो आज फिर से मेरी पिटाई होने वाली है। एक तरफ मेरी बेटी है जिसे अपने मासूम से पिता की कोई परवाह नहीं है, दूसरी तरफ मेरी जल्लाद बीवी, जो कि सारा गुस्सा मुझ पर उतरती है। अब बीवी और बेटी के बीच में मुझ मासूम का क्या होगा, सोचते हुए बेचारे अंश का चेहरा लटक गया। आखिर में कुछ देर बाद उसने अपना मोबाइल उठाकर अपने असिस्टेंट अमन को कॉल करके सुपर बाइक ऑर्डर कर ही दी, क्योंकि वह अपनी छोटी सी शहजादी का दिल नहीं दुखा सकता था, ना ही यह बर्दाश्त कर सकता था कि उसकी बेटी उससे गुस्सा रहे, इसलिए उसे अपनी बेटी की जिद के आगे हार माननी ही पड़ी। दूसरी तरफ सिंघानिया मैंशन में इस वक्त दो लड़के, जिनकी उम्र 4 साल के आसपास लग रही थी, लिविंग रूम में एक दूसरे के बालों को खींच रहे थे। उनमें से एक ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने मेरा चॉकलेट क्यों खाया? दूसरे ने भी पहले के बाल खींचते हुए कहा, नहीं वह मेरा चॉकलेट था, तुमने मेरा चॉकलेट खाया। दोनों एक दूसरे के बाल खींच रहे थे और साथ में चिल्ला भी रहे थे। तभी सीढ़ियों से एक खूबसूरत लड़की नीचे आते हुए उन दोनों की तरफ देखकर जोर से चिल्लाई, संकल्प प्रकल्प क्या कर रहे हो तुम दोनों? कहते हुए वह दौड़कर नीचे आ गई। ये कोई और नहीं वैदेही थी। वैदेही ने इस वक्त एक बेहद खूबसूरत रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, आंखों में गहरा काला काजल, चेहरे पर हल्का मेकअप, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। इस वक्त वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। संकल्प और प्रकल्प, जो कि एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे, जैसे ही उन्होंने अपनी मां की आवाज सुनी, दोनों घबराकर एक दूसरे से अलग हो गए। उन दोनों के बाल चिड़िया के घोंसले की तरह हो गए थे। दोनों दिखने में बेहद कट्ठे और शरारती भी। वैदेही ने गुस्से से उन दोनों को बाजू से पकड़कर उनकी आंखों में देखते हुए कहा, कितनी बार कहा है कि लड़ाई नहीं करोगे तुम दोनों, फिर भी बार बार एक दूसरे को मारने लगते हो, इतना क्या करूं? उसने संकल्प के चेहरे की तरफ देखा, जहां पर प्रकल्प के नाखून लगने की वजह से हल्के निशान हो गए थे। उसे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि वह दोनों को 2 थप्पड़ लगा देना चाहती थी, पर वह जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी सासू माँ और उसकी दादी सास दोनों से छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों शैतान उनकी जान थे। वैदेही ने अपने गुस्से को कंट्रोल करके संकल्प की तरफ देखा और फिर प्रकल्प से कहा, कितनी बार कहा है कि तुम अपने भाई को नाखून नहीं मारोगे, देखो कैसे निशान बना दिए तुमने उसके चेहरे पर। वैदेही की बात सुनकर प्रकल्प ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, मोम मैंने कुछ नहीं किया, इसने ही पहले मेरा चॉकलेट खाया था और बाद में मुझसे लड़ाई भी कर रहा था, इसलिए मैंने इसे मारा, पर मुझे नहीं पता था इस नाखून लग जाएंगे। प्रकल्प की बात सुनकर संकल्प ने कहा, मम्मी यह झूठ बोल रहा है, सच में मैंने इसका चॉकलेट नहीं खाया। उन दोनों की बात सुनकर वैदेही ने गुस्से से कहा, पहली बात तुम दोनों को चॉकलेट मिला कहाँ से? कल तुम दोनों ने 3 चॉकलेट खाए थे, इसलिए मैंने तुम दोनों को 1 हफ्ते तक चॉकलेट न खाने की पनिशमेंट दी थी। सच सच बताओ तुम दोनों को चॉकलेट किसने दिए?
वैदेही का सवाल सुनकर दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक साथ वैदेही का हाथ छोड़कर वहां से भागने लगे। वैदेही ने जैसे ही उन दोनों को भागते हुए देखा उसने कहा, संकल्प प्रकल्प रुको। इतना कहकर वह भी उनके पीछे भागने लगी। दोनों भाई पूरे घर में यहाँ वहाँ भाग रहे थे। उन्होंने लिविंग रूम का काफी सामान भी तोड़ दिया था। सर्वेंट उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे क्योंकि यह रोज का था। ये दोनों शैतान पूरे घर को हर रोज सर पर उठाकर रखते थे। वैदेही गुस्से से उनके पीछे भाग रही थी। उसने कहा, अगर मैं तुम दोनों को पकड़ लिया तो सच कह रही हूँ, तुम दोनों को चॉकलेट तो छोड़ो कुछ भी नहीं खाने दूंगी, सिर्फ हेल्दी सब्जियां खिलाऊंगी, इसलिए चुपचाप रुक जाओ। वैदेही की बात सुनकर संकल्प ने उसे जीभ दिखाते हुए कहा, मोम आप बोई हो गई हो, आप हमें नहीं पढ़ सकती। इतना कहकर वह हंसने लगा। उसकी बात सुनकर वैदेही के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उसने गुस्से से कहा, तुम रुको। उसने इतना कहा ही था कि प्रकल्प ने हंसते हुए कहा, मोम आपकी हड्डियां कमजोर हो गई है, धीरे भागो, अगर गिर गई तो टूट जाएगी। अपने बेटों की बातें सुनकर अब वैदेही कहकर घूम रहा था। उसने खुद से कहा, हे भगवान, यह आफत कहाँ से पैदा हो गई। इतना कहकर वह उन दोनों को पकड़ने के लिए भाग पर उसके दोनों शैतान थे कि कभी सोफे के ऊपर से कूद कर निकल रहे थे तो कभी सोफे के नीचे से। बेचारी वैदेही भागते भागते थक चुकी थी, उसकी कमर भी दर्द करने लगी थी, पर उसके बेटे थे कि रुकने को तैयार ही नहीं थे। आखिर में ज्यादा भागने की वजह से उसकी सांसें भूल गई और वह एक जगह पर खड़ी होकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। ये देखकर संकल्प और प्रकल्प एक जगह पर रुक गए। उन्होंने वैदेही की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, मोम हमने कहा ना, आप बोई हो गई हो, आप हमें नहीं पढ़ सकती। इतना कहकर वह उसे जीभ दिखाकर चिढ़ाकर अपनी जगह पर डांस करने लगे। वैदेही अपनी गहरी सांसों को कंट्रोल करके अपने गुस्से को भी शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसने खुद से कहा, ईशान तुम घर आओ, तुम्हारी वजह से ये दोनों ऐसे हो गए हैं आज तुम तीनों की। अगर मैं धुलाई ना की तो मेरा नाम भी वैदेही सिंघानिया नहीं। कहते हुए वैदेही गहरी गहरी सांस ले रही थी। एपिसोड 245 अगस्त्य अंशी की स्पेशल दोस्ती। वैदेही अभी गहरी गहरी सांस ले ही रही थी कि तभी लिविंग रूम के में दरवाजे की डोरबेल बड़ी। डोरबेल की आवाज सुनकर वैदेही के चेहरे पर गुस्सा बढ़ गया। उसने खुद से कहा, तो आखिर आ ही गए तो मिस्टर ईशान सिंघानिया, अपने इन दोनों को संभालने के लिए कहते हुए को दरवाजे की तरफ तेजी से अपने कदम बढ़ने लगी। वही अपनी मां को इतने गुस्से में देखकर प्रकल्प और संकल्प ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों अपने छोटे छोटे कदमों से सीढ़ियों की तरफ भागने लगे। वैदेही ने जैसे ही दरवाजा खोल उसे अपने सामने मुस्कुराता हुआ ईशान नजर आया। ईशान ने वैदेही की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, बीवी मेरे शहजादे कहाँ है। उसने इतना कहा ही था कि वैदेही ने गुस्से से कहा, तुम्हारे शहजादों ने मेरी कमर तोड़ दी है, इधर आओ, आज तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी मैं। वैदेही को इतने गुस्से में देखकर ईशान ने खुद से कहा, आज क्या कर दिया तुम दोनों ने, तुम्हारी माँ तो मुझे छोड़ने के मूड में नहीं लग रही है, कहाँ गए मेरे दोनों नमूने। कहकर ईशान यहाँ वहाँ देखने लगा। तभी ईशान को अपने दोनों शैतान बेटे नजर आए जो कि अपने छोटे छोटे कदमों से सीढ़ियां हाथ के बल चलते हुए ऊपर जा रहे थे। उन्हें देखकर ईशान ने कहा, अरे बीवी वह देखो, हमारे बच्चे गिर जाएंगे। ईशान के इतना कहते ही वैदेही ने पलटकर देखा तो ईशान तेजी से दौड़ता हुआ सीढ़ियों की तरफ भागा। वैदेही कुछ समझ पाती इससे पहले ही ईशान कुर्ती से दौड़ता हुआ सीढ़ियों पर आ गया। उसने अपनी बैग को लिविंग रूम के सोफे पर ही रख दिया और अपने दोनों बेटों को कमर से पकड़कर वह उनके साथ ही भागने लगा। ईशानी ने कहा, ईशान रुक जाओ, तुम तीनों को छोड़ेगी नहीं मैं। ईशान ने पलटकर वैदेही की तरफ देखा जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने खुद से कहा, अगर यहाँ पर रुका तो वैसे भी तुम हमें नहीं छोड़ोगी। इतना दौड़ता हुआ अपने दोनों बेटों को लेकर अपने रूम में चला गया। रूम में आते ही इसने उन दोनों शैतानों को बेड पर बिठाकर गुस्से से उन दोनों को देखते हुए कहा, क्या क्या तुम दोनों ने आज देखा, तुम्हारी मॉम कितने ज्यादा गुस्से में थी। मैं जैसे ही घर आया सारा गुस्सा मुझ पर उतरने लगी। अब बताओ सच सच क्या किया है। ईशान की बात सुनकर संकल्प और प्रकल्प ने मासूमियत से कहा, डैडी हमने कुछ नहीं किया, हम दोनों ने बस चॉकलेट खा ली थी और हम लड़ाई कर रहे थे तो मोम आ गई, फिर उनको पता चल गया कि हमने आज भी चॉकलेट खाई है। उसके बाद कहकर वह दोनों चुप हो गए। उन दोनों को चुप होते हुए देखकर ईशान ने कहा, सच सच बताओ वरना सच में एक भी चॉकलेट नहीं दूंगा, फिर चाहे तुम्हारी मॉम तुम्हें कभी चॉकलेट न खाने दे मैं भी नहीं दूंगा। ईशान की धमकी सुनकर संकल्प ने कहा, डैडी मॉम हमें पकड़ने के लिए हमारे पीछे भाग रही थी तो मैं बस मॉम से इतना कहा कि वह अब बूढ़ी हो चुकी है इसलिए उन्हें ऐसे नहीं भागना चाहिए। इतना कहकर वह अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगा। वही उसकी बात सुनकर ईशान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तभी प्रकल्प ने कहा, हाँ डैडी, और मैंने कहा कि मॉम बूढ़ी हो गई है इसलिए हड्डियां टूट सकती है, इसलिए मैंने उन्हें दौड़ने से मना किया। इतना कहकर वह भी अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगा। वही अपने दोनों नमूनों की बात सुनकर ईशान ने खुद से कहा, आज तो इन दोनों की माँ मुझे नहीं छोड़ने वाली है। भगवान, मेरे बच्चे इतने ज्यादा शैतान कैसे हो गए। ईशान ने उन दोनों के पास बैठकर दोनों के कान खींचते हुए कहा, क्या जरूरत थी मेरी ब्यूटीफुल वाइफ को बूढ़ी कहने की। ईशान की बात सुनकर संकल्प और प्रकल्प ने कहा, डैड प्लीज कम छोड़ो ना, दर्द हो रहा है। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, मोम सच में बूढ़ी हो गई है, देखा नहीं कैसे बूढ़े इंसानों की तरह हर वक्त गुस्सा करती रहती है। संकल्प और प्रकल्प की बात सुनकर ईशान ने उनके कान छोड़ दिए। वह अपने इन दो छोटे से आजादों से बहुत प्यार करता था, हालांकि वह जानता था कि यह बहुत शैतान है और उनके शैतान बनने की असली वजह वही था, उसने ही इन दोनों को बिगाड़ा था। तीनों बाप बेटे मिलकर बेचारी वैदेही को दिन भर परेशान करते थे और आखिर में वैदेही का सारा गुस्सा ईशान को झेलना पड़ता था।
ईशान ने उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब जब अपनी माँ को गुस्सा दिलाकर आ ही गए हो तो उनका गुस्सा झेलने के लिए तुम दोनों तैयार हो जाओ, मैं चल नहाने के लिए। इतना कहकर ईशान जाने लगा। तभी प्रकल्प और संकल्प ने इसका एक एक पैर अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ते हुए कहा, डैडी हमें भी। उन दोनों को देखकर ईशान ने कहा वो गौर, फिर वह उन दोनों को लेकर भी बाथरूम में चला गया। दूसरी तरफ लिविंग रूम में वैदेही मुंह बनाकर बैठी हुई थी। तभी जानकी जी जो कि मंदिर गई हुई थी वह मंदिर से वापस आए। उन्होंने जब वैदेही को ऐसे बैठे हुए देखा, उन्होंने प्यार से पूछा, क्या हुआ वैदेही बेटा? जानकी जी का सवाल सुनकर वैदेही ने अपना चेहरा ऊपर उठकर उनकी तरफ देखकर थोड़े गुस्से से कहा, क्या आपको नहीं पता कि क्या हुआ होगा? आपके तीनों लाडलों ने मिलकर आज भी मेरी कमर तोड़ दी। मुझे तो लगता है कि इन लोगों की वजह से अगर मैं इसी तरह से परेशान होती रही और भागती रही तो आपसे ज्यादा मैं बुढ़िया लगने लगूंगी। वैदेही की बात सुनकर जानकी जी हंसने लगी। हंसते हुए वह वैदेही के पास आ गई। उन्होंने वैदेही को प्रसाद देते हुए कहा, ये लो प्रसाद खा लो। मैं दाहिनी प्रसाद लेकर खाते हुए, दादी माँ ये तीनों मुझे इतना परेशान क्यों करते हैं, क्या करते हैं? कहकर वैदेही ने अपना सर जानकी जी की गोद में रख लिया। जानकी जी ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुम उन तीनों की जान हो। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे बताओ मेरे राजकुमार कहाँ है? मुझे उन दोनों की नज़र उतारती है। आज फिर से किसी ने नज़र लगाई होगी उन दोनों को। जानकी जी की बात सुनकर वैदेही ने हैरानी से कहा, दादी माँ फिर से शुरू मत हो जाए, उन्हें कोई नज़र नहीं लगाएगा। वैदेही की बातें सुनकर भी जानकी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, मैं जा रही हूँ ऊपर अपने राजकुमारों के पास, फिलहाल तुम शांत हो। जो उन दोनों पर गुस्सा मत करो, छोटे हैं अभी, अभी बदमाशी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इतना कहकर जानकी जी वहां से चली गई। उनके जाने के बाद वैदेही ने खुद से कहा, इन दोनों को तो छोड़ेगी नहीं। इन दोनों ने सबको अपने प्यार के झांसे में फंसाकर बदमाशी करने का सर्टिफिकेट ले लिया है। दूसरी तरफ शाम का वक्त, मुंबई इंटरनेशनल स्कूल। इस वक्त स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। अंशी अपनी स्कूल बैग पहनकर अपनी गाड़ी के पास पार्किंग एरिया में खड़ी थी। उसके बगल में ही उसके ड्राइवर राजू काका खड़े थे। उन्होंने कहा, अंशी मैडम चलिए ना। राजू काका की बात सुनकर अंशी ने कहा, अंकल अभी नहीं, अगस्त्य अभी तक आया नहीं, मुझे उससे सबक सिखाना है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा मैच ना देखने की? अंशी की बात सुनकर राजू काका ने खुद से कहा, हे भगवान, अब ये मैडम पता नहीं उससे मासूम से बच्चों के साथ क्या करेंगे। उन्होंने इतना कहा ही था कि अंशी ने चिल्लाते हुए कहा, अगस्त्य। इतनी जोर से चिल्लाई थी कि अगस्त्य जो कि सिद्धार्थ के साथ अभी अभी एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आकर तेजी से पार्किंग एरिया की तरफ आ रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी छोटी शैतान वहां पर ही उसका इंतजार कर रही होगी। उसने खुद से कहा, अब तो मैं गया। उसने इतना कहा ही था कि अंशी उसकी तरफ अपने कदम बढ़ने लगी। सिद्धार्थ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जा अपने छोटे तूफान को संभाल। इतना कहकर वह हंसते हुए वहां से चला गया। अगस्त ने खुद से कहा, अब ये छोटा पैकेट पता नहीं कौन सा बड़ा धमाका करने वाला है। अगस्त्य ने इतना कहा ही था कि अंशी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर अगस्त्य को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए कहा, अब बताओ तुम मेरा मैच देखने के लिए क्यों नहीं आए थे? इस वक्त गुस्से की वजह से अंशी का छोटा सा चेहरा और भी प्यारा लग रहा था, जिसे देखकर अगस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, एंजल सच में मैं तुम्हारा मैच देखने के लिए आया था और जैसे ही तुम स्टेज पर ट्रॉफी लेने के लिए गई, सिद्धार्थ ने मुझे कहा कि हमें एग्जाम हॉल में चलना चाहिए क्योंकि काफी वक्त हो गया था, इसलिए मैं वहां पर नहीं रुक पर सच में एंजल में तुम्हारा मैच देखने के लिए आया था। अगस्त्य की बात सुनकर उसके सामने खड़ी 5 फीट की अंशी थोड़ी शांत हो गई। अंशी की भी हाइट काफी अच्छी थी पर अगस्त 6 फीट से भी ज्यादा का था, जिस वजह से वह झुककर अंशी से बात कर रहा था। अगस्त्य की बात सुनकर अंशी ने कहा, ठीक है अब मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ क्योंकि तुम मेरी मैच देखने के लिए आए थे, पर अगर तुम नहीं आए होते तो मैं अब तक तुम्हारा सर फोड़ चुकी होती। अंशी की बात सुनकर अगस्त्य ने अपनी स्कूल बैग को साइड में रखकर मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे कैसे नहीं आता, आखिर मेरी एंजल जितने जो वाली थी। इतना कहकर अगस्त मैंने अपने दोनों हाथ सामने कर दिए, जिसे देखकर अंशी ने अपनी बैग को साइड में रखा और अगस्त्य के हाथों को पकड़ लिया। अगस्त्य ने उसे अपने करीब खींचा और उसे गोल गोल घूमने लगा। अगस्त्य अंशी को कमर से पकड़कर गोल गोल घूम रहा था और अंशी खिलखिलाकर हंस रही थी। वहीं दूर से उन्हें कोई घर रहा था। ये कोई और नहीं दक्ष था। दक्ष ने गुस्से से कहा, तुमने मेरी स्टूपिड गर्ल को पूरी तरह से मुझसे छीन लिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगस्त्य पहले तुमने मेरा परिवार छीन लिया, तुम्हारी वजह से सब कुछ खराब हो गया, पर अब मैं तुम्हें अपनी स्टूपिड गर्ल को नहीं जीने नहीं दूंगा। अब वक्त आ गया है बदला लेने का। दक्ष की बात सुनकर उसके अगल बगल खड़े नील और शुभ ने एक साथ कहा, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? उन दोनों की बात सुनकर दक्ष ने कुछ नहीं कहा। दक्ष को चुप देखकर शुभ ने कहा, आज अंशी जीती है, प्लीज उसे परेशान मत कर, वह गुस्सा करेगी। शुभ की बात सुनकर दक्ष उसे गुस्से से देखने लगा। उसने कहा, अगर उसकी परवाह न होती तो आज तक मैं उसे इस नाजायज के करीब नहीं जाने देता। उसकी परवाह थी इसलिए आज तक इन दोनों को एक दूसरे के साथ बात करने दी, पर अब और नहीं। वहीं कुछ देर बाद अगस्त ने अंशी को नीचे उतारा। अंशी अभी भी खिलखिला कर हंस रही थी। अगस्त्य ने कहा, चलो एंजल। इतना कहकर वह अंशी का हाथ पकड़कर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। अंशी भी उसके करीब बैठ गई। अंशी ने कहा, अगस्त्य अब तो तुम्हारी एग्जाम खत्म हो जाएगी, उसके बाद तुम ये स्कूल छोड़ दोगे ना? अंशी का सवाल सुनकर अगस्त्य उसकी तरफ देखने लगा। पिछले 6 सालों में दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। भले ही उनके बीच में 6 साल का फर्क था, पर इससे उनकी दोस्ती पर कोई असर नहीं हुआ था।
मुंबई इंटरनेशनल स्कूल जहां पर अंशी और अगस्त का पढ़ते थे, यहां पर जूनियर केजी से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक की क्लासेस होती थी और इस वक्त अगस्त 12th स्टैंडर्ड में था। उसने अंशी की बात सुनकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ मैं कॉलेज में इंटर करूंगा, पर तुम टेंशन मत लो, हमारी दोस्ती फिर भी वैसी ही रहेगी जैसी अभी है। अगस्त्य की बात सुनकर अंशी का चेहरा लटक गया। उसने कहा ठीक है, फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, मतलब नीली आंखों वाला मॉन्स्टर भी यहाँ से जाएगा। अंशी की बात सुनकर अगस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, वह भी। अगस्त्य की हाथ सुनकर अंशी ने कहा, मतलब वह भी जाएगा और तुम भी? फिर मैं किसके साथ लड़ाई करूंगी और किसकी पिटाई करूंगी? सोचकर अंशी का चेहरा लटक गया। उसका यही काम था, अगस्त्य के साथ मस्ती करना और उसे पीटना और दक्ष के साथ लड़ाई करना। अंशी अभी सिर्फ 12 साल की थी, फिर भी स्कूल में वह बहुत फेमस थी, खास करके मारपीटाई की वजह से। उसे टॉमबॉय की तरह रहना पसंद था, जिस वजह से अगर कोई उसे कुछ कह दे तो वह किसी का मुंह तोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचती थी। प्रिंसिपल भी उसे कुछ नहीं कहते थे क्योंकि वह जानते थे कि अंशी कपूर खानदान की प्रिंसेस है, जिसका फायदा अंशी अच्छे से उठती थी। कुछ देर तक वहां बैठने के बाद अगस्त यानी अंशी से कहा, एंजल बहुत लेट हो गया है, अब तुम अंकल के साथ घर जाओ, मुझे भी घर जाना है। अगस्त्य की बात सुनकर अंशी ने कहा, ओके मेरा चॉकलेट। इतना कहकर वह अपना हाथ आगे करके अगस्त्य को अपनी प्यारी प्यारी आंखों से टुकुर टुकुर देखते लगी। अगस्त्य ने अंशी के हाथ की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए उसने अपनी बैग से एक चॉकलेट निकालकर अंश के हाथ में रख दी। अंशी ने मजे से चॉकलेट निकालकर खाना शुरू कर दिया। अगस्त्य प्यार से उसे देख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी लाइफ में आने वाली सबसे खूबसूरत इंसान हो तुम। सबने मुझे नाजायज समझकर मुझे खुद से दूर किया, पर तुमने मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया। थैंक यू सो मच एंजल, मेरी लाइफ में आने के लिए। तुम सच में मेरी लाइफ में एक फरिश्ता बनकर आए हो जिसने मुझे हंसना सिखाया है। सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बस मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर मिल जाता है। सोचते हुए अगस्त्य अंशी के प्यार से चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहा था। वही अंशी अगस्त्य की तरफ देखे बिना मजे से अपना चॉकलेट एंजॉय कर रही थी। तभी उसने पलटकर अगस्त की तरफ देखा और कहा, तुम्हें खाना है, कहते हुए वह अपना मुंह चल रही थी। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहे फॉलोइंग फॉर माई बेस्टी कहानी बस पर। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट।